अच्छा जनाब, हम अपना दूसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। मैं फर्स्ट साथ से गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज तशरीफ लाएं। All right. So we were discussing probability of default. So now, like I said earlier, a probability of default आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना अवेलेबल है और कैसा अवेलेबल है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, आपके पास सिस्टम किस तरह का अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में 3 मेथोडोलॉजीज जो ज्यादातर यूज हो रही हैं, बैंक्स में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज कर रहे हैं, उसमें ये 3 है: डेज पास ड्यू मेथोडोलॉजी, प्लूटो-टैशियर मॉडल, मार्कov चेन प्रोसेस, ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच। तो अब अगर हम दो अप्रोचेस की बात करते हैं तो इनके लिए आपके पास रेटिंग मॉडल का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रेटिंग मॉडल नहीं है तो आप इन दो अप्रोचेस को फिलहाल यूज नहीं कर सकते, आपको डीपीडी मॉडल अप्रोच पर ही रहना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन कि आपको रेटिंग मॉडल पर नहीं जाना, इवेंचुअली आपको जाना है। फॉर दोस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली जिनकी कॉर्पोरेट डीलिंग्स है, जो कि कॉर्पोरेट लेंडिंग कर रहे हैं, उनको अल्टीमेटली इसमें जाना पड़ेगा। यस, कंज्यूमर में शायद आपको टाइम मिले और कंज्यूमर में आपको डीपीडी यूज करने का थोड़ा सा लंबा टाइम मिल सकता है। कॉर्पोरेट डीलिंग में आपको अल्टीमेटली किसी ना किसी मॉडल, रेटिंग मॉडल अप्रोच के ऊपर जाना पड़ेगा। सो इफ यू डू नॉट हैव अ रेटिंग मॉडल नाउ, इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि आज अगर आप मॉडल बनाते हैं तो आपको 5 साल का डेटा चाहिए। तो टेक्निकली आज मॉडल बना के अगले 5 साल तक उसको यूज करेंगे, उसका डेटा जमा करेंगे और फिर आगे हम इस अप्रोचेस के ऊपर काम कर पाएंगे। तो विल स्टार्ट विद द डेज पास ड्यू मेथोडोलॉजी कि ये क्या है और हम इसकी बात करते हैं। तो पहले हम ये करेंगे कि वन बाय वन ये सारी मेथोडोलॉजीज को ऑन स्लाइड्स आसान अल्फाज में प्लेन इंग्लिश में डिस्कस कर लेंगे। Then I'll call Daniel, who will do the brutal work and he will explain you कि ये काम कैसे करेगा, and that will be on Excel as well. So पहले हम इसकी बेसिकली एक आइडियोलॉजी, एक आइडिया इसके पीछे क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं तीनों मेथोडोलॉजी। सो डीपीडी सबसे ज्यादा सिंपल अप्रोच है, और इसमें आपको ये चाहिए कि आपने अपने कस्टमर्स का डेटा टाइम बकेट्स में आपने उनको डिवाइड करना है। So maybe I need to use mic, वहाँ पे साउंड का इशू है। ओके, सो अगर आपके पास एसएमई और कंज्यूमर के पोर्टफोलियोज हैं तो आइडियल है कि आप कंज्यूमर में स्पेशली आप इस अप्रोच को यूज करें, और दिस विल बी द इजीएस्ट वन फॉर यू। इसमें जो आपको डेटा चाहिए वो चाहिए, आपने सबसे पहले बकेट्स बना लिया कि नॉट येट ड्यू प्रिंसिपल, जो कि ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिल्कुल भी ड्यू नहीं है, फिर आपने अप टू 30 डेज की एक बकेट बना ली, आपने 60 डेज की एक बना ली और 60 टू 90 डेज की बना ली, एंड हम अज्यूम कर रहे हैं 90 डेज के बाद डिफॉल्ट हो जाता है। सो ये हमने 3 बकेट्स में कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया। सो अब हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा होगा, जिसको हम आगे जाके एक्सप्लेन एक्सेल पे भी करेंगे, वो हमें ये बताएगा कि पिछले 5 सालों में जो हमने देखा कस्टमर्स को, कि कस्टमर्स अगर किसी बकेट में आ जाता है तो व्हाट इज द लाइकली पाथ कि वो 90 डेज क्रॉस करता है फिर। सो जाहिर बात है आपके ऐसे कस्टमर्स जो कि अप टू 30 डेज वाली बकेट में रहते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट नेचुरली कम होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है अप टू 30 डेज में तो हर कोई आ जाता होगा, 2-4 दिन लेट सभी करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ योर कस्टमर शुड बी फॉलोइंग इन दिस टाइम बकेट। 30 to 60 डेज में अगर कोई आता है तो यस, इट्स अ रेड फ्लैग, यू शुड बी वरीड, और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। सो जब आप अपने डेटा को स्टडी करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जब भी कस्टमर 30 to 60 वाली बकेट में जाते हैं तो उनका 90 डेज क्रॉस करना थोड़ा सा ज्यादा लाइकली हो जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स विल बी हायर। और अगर कस्टमर 60 डेज क्रॉस कर जाते हैं
तो यस 90 डेज का रास्ता और आसान है, एंड दे ट्राई टू डू दैट। वहां पे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स मजीद बढ़ जाएंगे। सो टेक्निकली स्पीकिंग, अब जो आपका पीडी कर्व बनेगा वो इस तरह से, एक जिसको हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होगा। सो इन द अर्लियर बकेट प्रोबेबिलिटीज आर लो, वो बढ़ेंगी और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी, ज्यादा तेजी से ऊपर जाएंगी इन एज द क्लाइंट मूव फ्रॉम वन बकेट टू अनदर बकेट टू अनदर बकेट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। आप अपने डीपीडी बेसिस के ऊपर अपने मॉडल से आई मीन अपने डेटा से कैलकुलेट करेंगे कि कस्टमर का बिहेवियर क्या रहा है, और ऐसे कस्टमर जो इन बकेट्स में आके फॉल करते हैं उनका फ्यूचर बिहेवियर क्या होता है और वो डिफॉल्ट तक जाते हैं या नहीं जाते। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी जो हमारी अप्रोच है ये उस वक्त के लिए है कि लेट्स से आपके पास मॉडल बन गया है, रेटिंग मॉडल। दिस इज द अगेन अ वेरी सिंप्लीफाइड अप्रोच। आपके पास मॉडल तो बन गया है, लेकिन ये जो मॉडल है इसके अंदर डिफॉल्ट्स का डेटा नहीं है। मे बी यू आर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, आप अभी 4 साल पहले बिजनेस शुरू किया है, ज्यादा डिफॉल्ट्स आपके पास नहीं है। मे बी आपने मॉडल अभी बनाया और इस मॉडल में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट्स कैप्चर नहीं हुए। सो नॉर्मली तो हम जो अप्रोचेस यूज कर रहे हैं वो ट्रांजिशन अप्रोचेस हैं, जहां पे हम हिस्टोरिकल डेटा में एसेस कर रहे हैं कि क्लाइंट एक बकेट से दूसरी बकेट में कैसे जा रहा है और रेटिंग से दूसरी रेटिंग में कैसे जा रहा है। यहाँ पे वो ट्रांजिशन हमें डिफॉल्ट नहीं बता पाएगी, क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट रेट्स है ही नहीं। या तो हमारी लोन मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि डिफॉल्ट नहीं होता, या हमारे पास डेटा इनफ नहीं है। whatever is the reason, then this model will be used and this model will help you find out probability. इस मॉडल के मैकेनिक्स क्या है, इसके बेसिस क्या है, वो अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको इसके ऊपर एक, ये 2 बंदे हैं बेसिकली, और ये इनका प्लूटो एंड डर्क प्लूटो एंड आई डोंट नो द अदर वन इज टैशे, इन्होंने एक पेपर पूरा लिखा है इस अप्रोच के ऊपर कि अगर आपके मॉडल, आपके पास रेटिंग मॉडल मौजूद है और उसमें डिफॉल्ट नहीं है तो आपने कैसे करना है। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि वो कहते हैं कि अगर आपने रेटिंग मॉडल बना लिया है और डिफॉल्ट्स नहीं है तो आपके रेटिंग मॉडल में लेट्स से जो रेटिंग ग्रेड्स होंगे वो A, B, C, D, E होंगे, A being the best rated company and D the worst rated company for example, और E the worst rated company, और हर रेटिंग बैंड में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे। सो किसी में 10 होंगे, किसी में 15 होंगे। फिर वो ये कहता है कि इसको जनरलाइज करने के लिए एक असम्पशन और है कि अगर हम ये कहते हैं कि P is the probability, A is the rating and N is the number of customers, so हम ये कहते हैं कि probability of A rated customer will always be less than or equal to probability of default of B rated customer. इसी तरीके से जो B rated customer है उसका probability of default बेहतर होगा C rated customer से। So this is the general approach we are following here, और उसके लिए अब हम आगे देखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल ले ली कि हमारे पास A रेटेड 10 कस्टमर्स हैं, B रेटेड 20 कस्टमर्स हैं, C रेटेड 30 हैं, D रेटेड 40 हैं और E रेटेड 50 कस्टमर्स हैं। सो दिस इज हाउ आवर पॉपुलेशन ऑफ डेटा इज। सो हम करेंगे ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम ये यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी of A rated customer is less than or equal to 1 minus alpha. Alpha is our confidence factor. How confident are we on our model? Now the confidence factor is basically, we all are familiar with normal distribution. हमें पता है डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा हम किसी चीज पे कॉन्फिडेंट होते हैं उतना ज्यादा एरर का चांस हम कम करते जाते हैं। सो विच मीन्स कि अगर मैं कहता हूं कि आई एम 75% श्योर कि ये चीज काम करेगी तो आई एम लीविंग एन एरर ऑफ 25%। सो इसका मतलब है अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम 75% श्योर कि ये कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो इसका मतलब है आई एम 25% नॉट श्योर कि डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम होगा, राइट? अगर मैं कहता हूं मैं 95% श्योर हूं कि ये कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब है मैं सिर्फ 5% अनश्योर हूं कि कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करेगा। मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मैं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाऊंगा। नाउ अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा टेस्टेड है और फिर भी उसमें डिफॉल्ट्स नहीं आ रहे
तो इसका मतलब है यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, दिस इज अ सब्जेक्टिव नंबर, राइट। सो आप उसको 95 पे लेके जा सकते हैं, बट आपको ऑडिटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आई एम यूजिंग 95% बिकॉज आई एम रियली श्योर, और मेरे पास ये पूरा मॉडल की रिजल्ट्स मौजूद हैं। 5 साल हो गए मॉडल में, जिसको जो रेट करता है वो वहीं रहता है और डिफॉल्ट नहीं होता। सो आई एम रियली कॉन्फिडेंट ऑन माई मॉडल। लेकिन अगर मेरे पास डेटा ज्यादा नहीं है तो फिर ऑडिटर को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल होगा और मुझे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो कॉन्फिडेंस लेवल मैं कम कर सकता हूं, ज्यादा कर सकता हूं, इट डिपेंड्स ऑन मी। लेकिन मैं जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल करूंगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी उससे बढ़ेगा। सो ऑडिटर विल पुश यू कि आप कितना रखेंगे, वो आपको करना है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज जो हम फिर यूज करते हैं, 1 माइनस अल्फा। और इसमें जब मैं ए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जब मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसमें ए बी सी डी पूरी यूनिवर्स शामिल है। और जैसे जैसे मेरा रेटिंग ग्रेड गिरता जा रहा है, यू विल नोटिस कि मेरा ए, इसमें से ए निकल गया, इसमें से बी निकल गया। सो नंबर ऑफ कस्टमर्स, सो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं। सो जैसे मैं ए से बी में मूव होता हूं मेरी पॉपुलेशन कम हो जाती है और नेचुरली मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाता है, बिकॉज मेरे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कम हो गए। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि मैंने ये कहा है कि ए मेरा बेस्ट रेटेड कस्टमर है और ई मेरा वर्स्ट रेटेड कस्टमर है। सो दिस इज प्लूटो-ताशी अप्रोच और इसको हम यूज करते हैं। अब हम थर्ड अप्रोच पे आ जाते हैं, और बेसिकली जो थर्ड अप्रोच है दिस इज कॉल्ड अ मार्कव प्रोसेस। अच्छा, मार्कव प्रोसेस सिर्फ थर्ड अप्रोच में यूज नहीं होता, ये पहली वाली अप्रोच में भी यूज होता है। सो विल डिस्कस दैट कि मार्कव प्रोसेस है क्या। मार्कव प्रोसेस ये है कि वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर एनालाइज करता है चीजों को, कि पास में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहे हैं और उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सो बहुत सारे लोग, आपको मालूम है कि कार्ड्स खेलते हैं, उसके अंदर 52 आपके पास कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके खेलते हैं। कुछ लोग रूलेट खेलते हैं, उसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी तो हर जगह कैलकुलेट हो सकती है, बिकॉज आपके पास सर्टेन नंबर्स हैं, उसमें से कोई एक नंबर पे आना है। एंड सो मार्कव प्रोसेस आपको बेसिकली ये बता रहा होता है। सो अगर हम किसी भी इवेंट पे, सो हमारे कस्टमर्स भी इसी तरह होते हैं कि हमारे 30 डेज वाले, 60 डेज वाले, और एक सीक्वेंस अगर हमारे पास मौजूद है तो उस सीक्वेंस की बेसिस पे हम मार्कव प्रोसेस यूज करते हुए फ्यूचर स्टेट ऑफ थिंग पे पहुंच सकते हैं। सो हिस्टोरिकल सीक्वेंस को देखते हुए हम नया सीक्वेंस जनरेट करते हैं और उस सीक्वेंस पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू कैन कम टू नेक्स्ट स्लाइड। मार्कव में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टेट ऑफ थिंग्स है। तो अगर आप इस स्लाइड पे आ जाएं, सो आई विल एक्सप्लेन। अब यहाँ पे हम मार्कव को पहले एक्सप्लेन करते हैं, अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को भूल जाते हैं और हम आ जाते हैं वेदर के ऊपर। सो हमारे पास वेदर की 3 स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो स्नो होगी, या रेन होगी, या सनशाइन होगी, राइट। सो इन 3 स्टेट्स में से अब हमने इनको प्रोबेबिलिटीज असाइन करी। हिस्टोरिकली हमने जब एनालाइज किया तो हमें ये पता लगा कि अगर आज स्नो हो रही है तो देयर इज अ 30% प्रोबेबिलिटी कि आज कल भी स्नो होगी। अगर आज स्नो है तो देयर इज अ 30% चांस कि कल भी स्नो होगा। ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा हमें बता रहा है। एंड देयर इज अ 30% चांस कि कल बारिश भी हो सकती है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी सम्स ऑलवेज टू 1। सो हमें आउट ऑफ 100% इन प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू 3 डिफरेंट स्टेट्स। सो हमने कहा अगर आज स्नो है तो 30% चांस कल भी स्नो होगी। अगर आज आज स्नो है तो 30% चांस कि कल रेन होगी। एंड अगर आज स्नो है तो देयर इज अ 40% चांस कि कल सनशाइन होगी। सो नाउ दिस इज 100%। सो आज मैं खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि मैं 30% श्योर हूं कि कल भी बर्फ पड़ेगी, कल बारिश हो जाएगी, उसका भी 30% चांस है, और कल सन निकलेगा, उसका 40% चांस है। तो दिस इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट, और उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई। इसी तरीके से बारिश की आ गई कि अगर आज बारिश है तो 45% चांस है कि कल भी बारिश होगी, 45% चांस है कि कल सन निकल सकता है, एंड देयर इज अ 10% चांस कि कल स्नो होगी। और इसी तरीके से हमने फिर सनशाइन की भी प्रोबेबिलिटीज ले ली। सो नाउ दिस इज बेसिकली अ स्टार्ट ऑफ मार्कव चेन। हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हमें ये बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी चीज की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की। और यही हम अपने कस्टमर्स पे अब अप्लाई करते हैं अप्रोच को, कि हमारी एक
स्टेट से, जो कि स्टेट हो सकती है 0 to 30 डेज की स्टेट, वहां से 30 to 60 डेज की स्टेट में जाने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें मार्कव चेन, एक डिफाइन स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी है, उसको हम यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपने डेबिट लिए ये लोन आपने ओके, क्वेश्चन फॉर अस। सो अब हमने इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए उस डायग्राम से हम इसको एक मैट्रिक्स में ले आए, जो कि मार्कव हमें कहता है कि अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आप इसको एक मैट्रिक्स में बंद कर दो। सो हमने वहां जो बारिश, इफ यू रिमेंबर, स्नो, रेन एंड सनशाइन की जो प्रोबेबिलिटीज थी वो 30, 30, 40 थी। सो हमने उनको 3 स्टेट्स को 3 रोज में लिख लिया यहाँ पे। सो अब हमें पहली रो ये बता रही है स्नो वाली, दूसरी वाली जो है वो आपकी रेन वाली, और तीसरी सनशाइन वाली है। एंड इफ यू नोटिस ये सारी रोज वुड सम टू 100। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। किस तरह से? मार्कव ये कहता है कि आप इस मैट्रिक्स को जनरलाइज करो। नाउ दिस इज, ये किसी की ऑब्जर्वेशन है जो कि हिस्टोरिकली आई है। अब आपने इसको जनरलाइज करना है। जनरलाइज करना है मतलब आपने इसको इन अदर वर्ड्स, नॉट अ करेक्ट वर्ड बट मे बी आपने इसको सिमुलेट करना है। सो हम वो सिमुलेट कैसे करते हैं? हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसी मैट्रिक्स के साथ। So those of you who are familiar with the statistics would know, but अगर नहीं तो it's all right, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। So हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसी मैट्रिक्स के साथ, so उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स पावर। So मैट्रिक्स पावर यूज करेंगे हम और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। So we do that, और हम अपने मॉडल में जो करेंगे वो हम इसको 12 टाइम इसी के साथ मल्टीप्लाई। एक्सेल विल डू दैट, वी डोंट हैव टू डू इट मैनुअली, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मल्टीप्लिकेशन। उसका फॉर्मूला मुझे भी नहीं आता और आने की जरूरत भी नहीं, एक्सेल पे आ जाता है, दैट्स गुड इनफ। सो वो हम करेंगे और मैट्रिक्स पावर के थ्रू हम एक जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स उस मैट्रिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तो वेदर का डेटा था जो कि जाहिर बात है हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब हम जब अपनी एग्जांपल्स पे आएंगे तो हम रियल कस्टमर्स का डेटा देखेंगे, सिमुलेटेड डेटा, और उस पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इस मैट्रिक्स को वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ अवर रियल डेटा। अगर आप इसको देखें तो दीज आर आवर ट्रांजिशनल मैट्रिसेस। ये एक मैट्रिक्स हमने बनाया जो कि अगर आप देखें तो रेटिंग्स हैं AAA, AA, और यहाँ पे भी रेटिंग्स हैं। सो मैट्रिक्स में हमेशा देयर इज एन X वेक्टर एंड Y वेक्टर, और दोनों पे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। सो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं बेसिकली, अगर हम इस मैट्रिक्स को रीड करें और हम इसको वेदर वाले मैट्रिक्स के साथ लिंक करें, ये तमाम रोज को अगर आप सम करेंगे ना 100% ही आएगा, बिकॉज हमने वहां पे भी देखा था प्रोबेबिलिटी वुड ऑलवेज सम टू 100%। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो उसके ना होने, जो रिमेनिंग है वो उसके ना होने की होगी। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जब अपना हिस्टोरिकल डेटा देखा, ये बेसिकली मैंने मूडीज से कॉपी किया है। सो मूडीज ने अपना हिस्टोरिकल डेटा देखा होगा, तो मूडीज ने ये देखा कि जब भी वो किसी कस्टमर को AAA रेटिंग देता है तो 93.66% ऑफ द टाइम अगले साल वो कस्टमर AAA ही रहता है। दिस इज अ ट्रांजिशन, वो AAA में रहा, उसकी कोई ट्रांजिशन नहीं हुई। 5.8% ऑफ द टाइम वो कस्टमर AAA से AA में ट्रांजिट कर जाता है। दिस इज अनदर ट्रांजिशन। 0.4% ऑफ द टाइम वो AAA से A में आ जाता है, BBB में जाता है 0.08%, और 0.03% वो BBB में जाता है। अब ये अचीव कैसे होता है? ये अचीव ऐसे होगा कि मूडीज ने ये देखा होगा कि उसने पिछले साल 100 क्लाइंट्स को रेट किया, 93.66% क्लाइंट AAA ही रहे, 5 क्लाइंट या 6 क्लाइंट AA में चले गए, और बाकी एक क्लाइंट लेट्स से A में चला गया। सो वो ये करता है कि जो क्लाइंट पिछले साल थे और वो जो क्लाइंट इस साल हैं, उन दोनों को कंपेयर करके एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू डू एज वेल, जब हमारे पास अपने कस्टमर्स की
रेटिंग्स होंगी। सो हम रेटिंग्स की ट्रांजिशंस को स्टडी करेंगे। सो फिर 1 साल की ट्रांजिशन इज नॉट गुड इनफ, एटलीस्ट आपके पास 5 साल की ट्रांजिशन होनी चाहिए, एंड 5 साल इज एटलीस्ट 10 साल की हो गुड इनफ, 15, बिकॉज जितने साल होते हैं उतना ज्यादा डेटा उसमें आता जाता है, और उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा इवेंचुअलिटीज उसके अंदर बिल्ट इन होते जाती हैं। सो अगर मैं 2019 में खड़े होके पिछले 20 साल का डेटा देख रहा था तो उसमें कहीं भी पेंडेमिक नहीं था। जब मैं 2023 में खड़े होके पिछले 20 साल का डेटा देखूंगा तो उसमें पेंडेमिक का एक इवेंट आ गया। वो पेंडेमिक के इवेंट में रेटिंग्स किस तरह से ट्रांसलेट हुई वो कैप्चर हो गया अब। सो इसलिए हिस्टोरिकल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमी के इस वक्त हालात हैं वो पिछले 5 साल पहले नहीं थे। सो इसलिए 5 साल के डेटा में शायद वो कवर ना हो, लेकिन 10 साल में डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स कवर हो जाते हैं और वो डेटा में पॉइंट्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप यहाँ नोट करेंगे, ट्रिपल ए वाले आर प्रीटी स्टेबल, वो वर्स मूवमेंट उसकी डबल बी तक है, लेकिन जिस जिस तरह से हमारी रेटिंग गिरती जा रही है आप देखें डिफॉल्ट में पॉइंट्स नजर आना शुरू हो गए। ट्रिपल ए वाला डिफॉल्ट नहीं करता 1 साल में, वो वहां पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो डबल ए वाला है उसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आ गई 0.01%। तो इसका मतलब है अगर मूडीज ने किसी को डबल ए रेटिंग दी है तो देयर इज अ 0.01% चांस कि वो अगले साल डिफॉल्ट कर सकता है। और ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स से पता लगा, जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने उस 10 साल के या मूडीज तो 20-25 साल के डेटा पे बनाता है। सो उस डेटा से हमें पता लगा। अगर आप ट्रिपल सी रेटिंग देखेंगे जिसमें अभी रिसेंटली पाकिस्तान को डाल दिया गया है, तो वहां डिफॉल्ट का रेट इज 21.94%, which means highly defaulted rating. So अगर कोई मुल्क हमें लोन देने जाता है तो देते के साथ ही 21% पे तो वो प्रोविजन बुक कर लेगा। सो अगर वो $1 बिलियन हमें दे रहा है तो 210 मिलियन का प्रोविजन उसकी अपनी बुक पे आ जाएगा। सो अगर वो देगा तो जाहिर बात है एक तो कोई देता नहीं, और अगर वो देगा तो फिर वो आपसे प्राइस जो चार्ज करेगा। सो लेट्स अज्यूम कि वो कोई मुल्क नहीं है, हम बॉन्ड रेस करने जा रहे हैं और मूडीज ने हमें रेट किया हुआ है ट्रिपल सी, सो विच मीन्स कि हमें जो भी हमारा बॉन्ड खरीदेगा उसको 22% प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि 22% हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। सो जब वो हमें इस रेट के 22 मिलियन का हिट ले रहा है और इतना हमारा डिफॉल्ट का भी चांस है, तो जाहिर बात है वो प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, जो कि हमने रिसेंटली सुना था 6-8 महीने पहले कि हमारी बॉन्ड की प्राइस ये हो गई वो हो गई। दिस वाज द रीजन हमारी रेटिंग गिरती जा रही थी। हमारी रेटिंग गिर रही है, हमारा डिफॉल्ट का रेट बढ़ता जा रहा है, और हमारा डिफॉल्ट का रेट बढ़ रहा है, हमारी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, पीपल विल बी रिलक्टेंट इन डूइंग बिजनेस विद अस, देयर विल बी ऑल द बैड थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग। सो दिस इज बेसिकली द मैट्रिक्स। अगर आपके पास रेटिंग मॉडल मौजूद है तो आपको 5 साल का डेटा जमा करना है, कम से कम उस डेटा पे ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करना है। नाउ दिस इज सेइंग दिस इज वेरी इजी, लेकिन जब आप इसको करने जाते हैं तो इट बिकम्स अ बिट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज आपके बहुत सारे मेकिंग दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ टास्क, और एक्सेल पे करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आपको सिस्टम की हेल्प वहां पे फिर चाहिए ही होती है, एंड दिस इज one of the reasons why at the beginning I highlighted कि IT का इसमें बहुत significant role है, उसके बगैर आप इस तरह के मैट्रिसेस नहीं बना पाते। सो आपको पहले हिस्टोरिकल डेटा चाहिए और फिर उस डेटा को मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। सो ये आपकी अप्रोच है, जो थर्ड अप्रोच है, और जाहिर बात है जो मार्कअप चेन है मैंने आपको बताया वो पहली अप्रोच और थर्ड अप्रोच दोनों में यूज हो रहा है। ओके, सो अब जो ये जो पीडी हमारे सामने अभी आई थी मैट्रिक्स से, दिस इज कॉल्ड थ्रू द साइकिल पीडी। व्हेन आई से थ्रू द साइकिल, आई मीन ये जो रेटिंग मॉडल है इसने 10 साल देखे। सो 10 साल में मैंने आपको बताया 10 इकोनॉमिक साइकिल्स देख लिए। सो इसमें हर तरह की चीज इनकॉर्पोरेट हो गई। बट वी ऑल्सो नो कि जैसे जैसे आप डेटा को बढ़ाते जाते हैं तो आपकी पीडीज जो है वो फ्लैट होती जाती हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा डेटा है, तो आपके जो डेटा नॉर्मलाइज होता जाता है। एंड एज अ रूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इफ यू पुट अ लॉट ऑफ लार्ज नंबर्स टुगेदर, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो जीरो की तरफ कन्वर्ज होना शुरू हो जाते हैं। बट एनीवेज, सो वो थ्रू द साइकिल पीडीज होती हैं, उसमें उस रेटिंग मॉडल ने बहुत सारी साइकिल्स देखी हुई होती हैं, उसकी बेसिस पे वो पीडी बता रहा होता है। IFRS 9 ये कहता है, सिंस इट्स एन अकाउंटिंग मॉडल,
हम पीडी कैलकुलेट कर रहे होते हैं एज ऑन बेसिस के ऊपर, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट पे जाके इसका या पीएनएल पे इम्पैक्ट आना होता है। सो वो जो एज ऑन बेसिस पे हमें करना है अपने एडवांसेस पे, उसके लिए IFRS 9 कहता है आप इसको कन्वर्ट करें थ्रू द साइकिल से पॉइंट इन टाइम के ऊपर। सो मेरा मॉडल 10 साल का तो मुझे बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 5% है, वो मुझे ये नहीं बता रहा कि आज की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा। 10 साल में तो सारे इकोनॉमिक साइकिल्स देख लिए हैं, लेकिन 27% का या आज तो 31% का CPI अगर मैं इस पे लगा दूं तो क्या होगा। इसमें तो जीडीपी डिफरेंट साइकिल्स का आया है, आज का जीडीपी 3% है या नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस पीडी का क्या। डेफिनेटली अगर हम जनरली बात करें, CPI बढ़ना इज अ नेगेटिव थिंग फॉर एनी बिजनेस। सो मैं CPI को बढ़ाऊंगा, मेरी पीडी बढ़ जाएगी। मैं जीडीपी को कम करूंगा तो पीडी पे क्या इंपैक्ट आएगा। किसी बिजनेस का जीडीपी के साथ क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जनरली अगर जीडीपी बढ़ती है तो इट मींस बिजनेस इज डूइंग वेल। सो ये रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छा, हम अपनी एग्जांपल में तो यूज कर रहे हैं CPI और जीडीपी, लेकिन जरूरी नहीं है। आप इसका बेहतर फायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास और डेटा है। सो फॉर एग्जांपल, अब मैं अपने पोर्टफोलियो की सेगमेंटेशन कर लेता हूं। मेरा सारा पोर्टफोलियो CPI और जीडीपी के साथ लिंक नहीं है, मेरा डिफरेंट किस्म का पोर्टफोलियो डिफरेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोन देने जा रहा हूं स्टील सेक्टर में या किसी फॉर एग्जांपल गाड़ी बनाने वाले को लोन दे रहा हूं, तो उसका जो लिंक होगा वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, अगर आपने सुना हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर। सो अब मुझे उसको रिग्रेस करना चाहिए यहाँ पीडीज को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ। अगर मैं कंज्यूमर लोन्स दे रहा हूं तो एक इंडेक्स होता है पाकिस्तान में, मुझे पता नहीं उसका डेटा इतनी इजीली मिलता नहीं है, और वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो यूएस वगैरह में तो हर वीक अनाउंस हो रहा होता है, पाकिस्तान में उसका डेटा इजीली अवेलेबल नहीं। बट ऑफ कोर्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हमें कंज्यूमर पोर्टफोलियो को रिग्रेस करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के साथ। वो बताएगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो कंज्यूमर्स कितना डिफॉल्ट करते हैं। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू स्टडी योर डेटा विद एन इंडेक्स एंड सीइंग द रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप आपको मिल जाता है, और वो जाहिर बात है ऐसा नहीं है कि हर किसी का रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप आपको क्रिएट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने पड़ते हैं कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। यूजिंग दैट आप अपनी प्रोबेबिलिटीज को कन्वर्ट करते हो फॉरवर्ड लुकिंग में। सो जो अदनान ने सुबह बात की कि हम फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे होते हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिकली ये है कि हमारा जो 10 साल का पुराना मॉडल है, आगे जो इकोनॉमी के हालात जा रहे हैं उनके हिसाब से ये प्रोबेबिलिटीज कैसे बिहेव करेंगी। सो हम उसको थ्रू द साइकिल से पॉइंट इन टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर मेक इट यूजेबल फॉर IFRS 9। इसी तरीके से अगर कोई लोन, हमारे पास नॉर्मली जो पीडीज आ रही थी, जो हमने पिछली स्लाइड पे भी देखी, वो थी 1 ईयर पीडी, लेकिन आपके पास तो 1 ईयर कैश फ्लोज भी होंगे और आपके पास लाइफ टाइम कैश फ्लोज भी होंगे। सो आप 1 साल की पीडी को अगर कस्टमर की जो अगले साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं उस पर तो नहीं लगा सकते, तो फिर आपको पीडीज को कैलकुलेट करना है फॉर फ्यूचर ईयर्स एज वेल। सो उसके लिए भी जाहिर बात है आपको ये देखना होगा कि अगले साल CPI कहाँ जा रहा होगा, जीडीपी कहाँ जा रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स कहाँ जा रहा होगा। देयर आर डिफरेंट इंडाइसेस अवेलेबल। सो वो इंडेक्सेस आपको देखने पड़ेंगे। आपका एक इंडेक्स आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है, आप 3 मंथ काइबोर के साथ बेंचमार्क कर दें, आप उसके साथ देख लें डिफॉल्ट का क्या ताल्लुक बनता है। सो यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हम करने की कोशिश करें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए CPI, GDP, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट डिपेंड कर रही है उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। सो हम ये लिंक क्रिएट करते हैं फ्यूचर पीडीज कैलकुलेट करने की। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अच्छा वो हम आगे बात करेंगे बेस केस, और वो इस पे नहीं है, वो आगे हम आके बात करते हैं। सो ये तो सारा हो गया जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था अब तक का, कि हम जो पीडीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैसे करते हैं, और उसकी बेसिकली हमने उसकी जो एक रॉकेट साइंस थी उसको हमने एक सिंप्लीफाइड उसमें
एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम उसकी एक एक्सेल उसमें थोड़ी सी वर्किंग देखेंगे, थोड़ा सा डेटा देखने की कोशिश करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो डेटा कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और फिर किस तरह से वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पॉइंट इन टाइम से थ्रू द साइकिल से पॉइंट इन टाइम में जाती है, और फिर वो फ्यूचर ईयर्स की हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट करते हैं। सो दानियाल। बहुत बहुत शुक्रिया फाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा जनाब दानियाल साहब को, जो कि आपको एक्सेल बेस्ड ईसीएल कैलकुलेशन बताएंगे, जो कि बेस्ड होगी इन्हीं 3 जो मॉडल बताए थे, डीपीडी और प्लूटो और मार्कोव। बेस्ड ऑन दैट वो एक्सेल शीट पे आपको कैलकुलेशन बताएंगे। जी दानियाल साहब। जी पॉज कर दें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अदनान। अदनान अभी है नहीं, और फहद के आपने बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी। मेरा असाइनमेंट ज़रा क्वांटिटेटिव साइड का है, तो आई होप थोड़ा सा डिप्रेसिंग होगा सबके लिए, लेकिन कोशिश करूँगा कि तो आई थिंक आप वो लाइट खोल दीजिए, एक्सेल फाइल। नहीं नहीं 1 वाली, चलो आप ये खोल दे पहले, 7 वाली खोल दें। अच्छा ये वो अप्रोच है सबसे पहले जो फहद ने डिस्कस की थी, डीपीडी अप्रोच। ये उसका मॉडल बना हुआ है कि आपने डाटा की सिलेक्शन क्या करनी है, डाटा कैसे लेना है, ठीक है ना, मोस्ट सिंपल वे में। अब यहाँ पे आपके मंथ टैग हैं, जिस मंथ से आपका डाटा, जिस पॉइंट इन टाइम पर खड़े हुए आप लोगों का डाटा जमा करना है आपने, तो वो ये डाटा है, ये उनका ईयर आ रहा है, और ये वो अकाउंट है जो परफॉर्मिंग लोन्स है नॉट येट ड्यू में आ रहे हैं। मतलब इनका कोई जो स्टेज 1 आप बेसिकली कहेंगे इनको, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कस्टमर जो भी होंगे, कि यहाँ पे हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो क्या क्या है इन क्लाइंट्स के ऊपर, ठीक है। वो कस्टमर है जो अपनी पेमेंट्स डिले कर रहे हैं, कब तक, 30 दिन से पहले तक, ये वो डाटा जमा हुआ है यहाँ पे। आगे कौन से क्लाइंट्स हैं जो 30 से 60 डेज में है, 60 और 90, और फिर डिफॉल्ट वाले अकाउंट्स, और टोटल आउटस्टैंडिंग आपका वो आखिर में है। तो आपने असल में क्या किया, आपने आउटस्टैंडिंग को ब्रेक कर दिया है 5 डिफरेंट बकेट्स के अंदर। अब इसके अंदर करना क्या है, हमें इनकी ट्रांजिशंस देखनी है कि ये जो अमाउंट है इसमें से कितना परसेंट अमाउंट जो है वो अगले महीने जाके वो यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे फॉल किया। तो हम अमाउंट की ट्रांजिशंस देख रहे हैं इसके अंदर, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमारा वो एवरेज रेट क्या है जिससे हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो बकेट चेंज कर लेता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड चल रहा है, आप नीचे आते रहे प्लीज। अब ये टाइम पीरियड चल रहा है 2021 स्टार्ट हो गया है। अब हर मंथ पे, अब इस तरह क्या हुआ, नवंबर 20 में आपके टोटल लोन्स 109 मिलियन के थे, तो इतने उसमें से 60 मिलियन जो है वो आपका नॉट येट ड्यू में थे, बाकी सब बकेट की इतने सामान आपका ओवर ड्यू में बकेट में पड़ा हुआ है आपका। और ये जो बकेट है ये आपकी डिफॉल्टेड अकाउंट्स की पड़ी हुई, जो डिफॉल्ट हो रहे हैं अकाउंट साथ साथ। अभी आप नीचे आते रहिए। अच्छा नीचे आइए, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम बकेट। नॉट येट ड्यू में से जो ऊपर डाटा प्रेजेंट किया था, नॉट येट ड्यू जो क्लाइंट्स में से कितने अकाउंट्स में आपके 1 to 29 डेज डीपीडी में मूव हुए हैं, तो 100% अकाउंट यहाँ पे मूव हुए। एग्जांपल के तौर पर बताया कि जितने अकाउंट्स हमारे पास 100 मिलियन के कस्टमर्स थे वो सारे जो हैं वो इस बकेट में मूव हो गए। और अगले स्टेप में क्या हुआ है, जो इसके अकाउंट थे वो एक और डीपीडी शिफ्ट होके ये भी 100% चले गए, और ये वाले 30 और 60 जो है वो 100% में मूव हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि वो जो अमाउंट था उसमें से आधे लोन्स अगली डीपीडी मूव हुए, उसमें से 0.67% लोन्स आगे मूव हुए, और ये 16.92% हमारे पास लास्ट डीपीडी में इन्वॉल्व हुए। और वो जो अकाउंट है वो डिफॉल्टेड में मूव होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है, मंथली वाइज ट्रेंड मिल रहा है हमें अपने बोरोवर्स का, कि उनका बिहेवियर क्या है पेमेंट्स करने का, और उनकी रेटिंग ट्रांजेक्शन्स किस तरह का, उनकी जो बकेट की ट्रांजिशन है वो किस किस तरह से हो रही है। अब ये आगे आगे चलते रहे तो ये पूरा हर महीने का जो डाटा था उनकी परसेंटेज निकली हुई है। किसी फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो वो डिवाइड करके दिखा रहा होगा कि वो 2 प्रीसीडिंग डीपीडीज बकेट्स को उनका डिवीजन ले रहा होगा कि पहले कितनी टोटल अमाउंट थी, अब कितनी अमाउंट है हमारे पास उस बकेट के अंदर। आखिर में आए तो इनको बोला एवरेज फ्लो रेट्स, मतलब ये किस फ्लो से मूव कर रहे हैं। अब इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
अभी जब ट्रेंड बन गया, ये हमारा 3 साल का ट्रेंड है, हम 5 इयर्स का लेंगे तो ज्यादा ही ऑथेंटिक हो जाएगा नंबर हमारे पास। अब 36.76 प्रोबेबिलिटी ये है इस चीज की कि जो हमारा नॉट येट ड्यू में से अमाउंट है वो इस बकेट में मूव हुआ। कौन सी बकेट में? 1 to 29 डेज में, पहली बकेट में। और ये आखिर में करके जो है ना, टोटल जो है आपका हर बकेट की अलग अलग ट्रांजिशनल फ्लो रेट्स निकलेंगे, किस फ्लो से वो मूव हुए हैं इस जगह पे हमारे पास। अच्छा, अब क्या है ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया, सारी वर्किंग थी वो सिंप्लीफाई हो रही है मैट्रिक्स की फॉर्म में, जो मैट्रिक्स मार्कऑफ में बताया था कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और स्नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो आखिर में यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है वो चीज। अब स्नो होने की प्रोबेबिलिटी रेन में कन्वर्ट होने की वो ये है, इस तरह से ये इसको डिफाइन किया गया जिस तरह एग्जांपल दी गई थी। नॉट येट ड्यू में से फ्रॉम बकेट से लेकर 2 बकेट, नॉट येट ड्यू से एक अमाउंट उठी और 129 डेज में उठी 36.76 जो कि यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, 1 to 29 डेज से 30 to 60 में मूव हुई 8.77 जो कि यहाँ मूव हो रहा है। 30 to 60 डेज से लेकर 6190 24.43 जो कि वहां दिख रहा है आपको। इस तरह करके ये मैट्रिक्स जो है वो बनाया गया। और हमारे पास यहाँ पर आ जाए इस फॉर्मूले पे। ठीक है, अब ये क्या है? ये प्रोडक्ट जो हम बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका रूल है, स्टैट्स का रूल है कि आप जब किसी चीज को किसी अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं कि नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इंश्योर करते हैं कि आपकी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है बार बार हो। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ होती है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट थ्रू ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्रिएट होती है कि आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया आपस में। तो ये देखें D92 93 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पीडीज अचीव हुई हैं। अब एक जनरली हमारा रूल है कि जिस तरह बकेट मूव होनी चाहिए तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट बढ़ना चाहिए। तो अब ये देखें वो चीज अचीव हो रही है यहाँ पे। जो पहले बकेट की जो प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट है वो है 0.47%, जो कि बहुत जस्टिफाइड नंबर है कि वो डिफॉल्ट नहीं होता इतना जल्दी। लेकिन जैसे जैसे आप लोग अपनी बकेट चेंज करते रहेंगे तो ये 60% डिफॉल्ट पे चला जाएगा कि जो क्लाइंट 60 to 90 बकेट में गया वो डिफॉल्ट होने की चांसेस 60% हो जाते हैं उसके। अच्छा, इधर आ जी नहीं जी, 2 मैट्रिक्स हैं, ये ट्रांजिशन दिखा रहा है, ये ट्रांजिशन दिखा रहा है। अच्छा, माइग्रेशन ये बता रहा होता है कि आपकी जो स्टेट चेंज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, वो कैसे चेंज हो रही है वो यहाँ पे पैसेज बताएगा, जो मार्कऑफ चो में होता है माइग्रेशन जो दिखाई थी हमने। और ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर वो इनकी जो फ्लो रेट्स है इनको देख के चल रहा होता है वो, और इसके अंदर वो प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट लेकर चल रहा होता है। पीडीज और फ्लो रेट का डिफरेंस है इसके अंदर। ये जो हमने ड्राइव की है ये हमने फ्लो रेट से की है। अब हम इस फ्लो रेट को यूज करते हुए माइग्रेशन मैट्रिक्स रन करेंगे और देखेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज का क्या इंपैक्ट बनता है। 2 मेथोडोलॉजीज इसके अंदर मिक्स होती हैं। अच्छा, अब ये जो इसकी वर्किंग में आ जाए, अब ये नंबर्स हमारे पास आए थे 36.76, 8.77, ये नंबर्स हमने लेकर आए थे वहां से। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे फहद ने बताया किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 36.76% प्रोबेबिलिटी होने की। तो ना होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है 2.24, क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड इक्वल टू 1। अब वो हम अचीव करने जा रहे हैं कि वो होने ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि हमने सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या बनानी, 1 बनानी, 1 की इक्वल बनानी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 130 डेज की 8.77 जो कि यहाँ पे आ रही है। अब इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये आ रही है जगह पे। एक तरह से कॉम्प्लीमेंट लिया 1 में से माइनस किया हुआ नंबर को, तो ये मैट्रिक्स हमारा बन जाता है जो कि सबकी रो का सम जो है 1 की इक्वल होता है। जो हमने प्रेजेंटेशन में बताया कि सबकी रो का जो सम आता है 1 आता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है। अब जब ये अचीव हो जाता है हमारे पास तो हमारा मेन मैट्रिक्स आता है जो पावर मैट्रिक्स, जो फहद ने बताया था कि किसी चीज की अप्रोक्सीमेशन हासिल करना चाहते हैं तो हम उस मैट्रिक्स को आपस में बहुत दफा मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वहां पे ये पावर मैट्रिक्स रन हुआ हुआ है जो कि ये एक्सेल का फॉर्मूला है। तो ये कितनी टाइम्स रन होने के बाद हमें ये रिजल्ट देता है आखिर में कि नॉट ड्यू में जो प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट है 3% की है, इसकी 4%, 7% और आखिर में कितनी अचीव हो रही है 100%। ये अचीव करने के बाद हमारे पास ये जो है वो 3.11 से लेकर 4%, 17% और 61% की प्रोबेबिलिटीज डीपीडीज की आ गई, जो कि हमने इस पेज पे आ जाएगा।
जो कि अभी फाइनल प्रोबेबिलिटीज निकली हैं, जिसका जो हमने इस ड्राइव की इस डेटा को लेके थे। तो ये वो अप्रोच है, इससे हमने ये जो प्रॉपर्टीज निकाली, ये थ्रू द साइकिल पीडीज आ गई हैं। अब इनको कन्वर्ट करना है पॉइंट इन टाइम पीडीएस के अंदर। अच्छा, अब जो कन्वर्जन है टीटीसी जो पीआईटी पीडीएस की, उनका जो तरीका है वो एक ही है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम तीनों अप्रोचेस का इस तरह तक आ जाते हैं, मतलब जो टीटीसी पीडीएस जहाँ तक फाइंड हुई हैं, और पीआईटी पीडीएस का मेथोडोलॉजी हम पे देखते हैं कि एक साथ देख लेंगे तीनों की कैसे की जाती है। अच्छा, जस्ट टू ऐड व्हाट दानियाल ने सेड, अगर हम इस अप्रोच को देखें तो ये बहुत सिंपलिस्टिक है। अब इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द कैट डिपार्टमेंट, अगर हम देखें, अगर आप इस शीट में सबसे ऊपर आ जाएं, तो आपका जो भी ऑपरेशंस का या कैट का डिपार्टमेंट है, उसने आपको ये डेटा देना है कि अगर वो हर मंथ एंड पे खड़ा होकर देखता है कि मार्च एंड 2020 के ऊपर मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो नॉर्मल था, बिकॉज मैंने शायद बिजनेस अभी शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता गया और फिर मेरे क्लाइंट्स में डिले भी आना शुरू हो गया। दिस इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक डेटा यू कैन आस्क फॉर योर कैट फ्रॉम योर कैट डिपार्टमेंट। वो आपको ये डेटा बड़ा इजीली दे देगा, और ये डेटा आपको पिछले 5 साल का जमा करना है। अगर ये डेटा आपके पास जमा हो जाता है, या आप, ये तो इतना सिंपल डेटा आपका सिस्टम भी आपको देगा। मेरा ख्याल है हर सिस्टम में एजिंग रिपोर्ट तो होती ही होती है, सो वो एजिंग रिपोर्ट से आपको ये डेटा बहुत इजीली मिल जाएगा हर मंथ एंड का। अब अगर आप नीचे आएंगे तो वो फिर आपको जो सारी उसमें साइंस है, वो इट्स बेसिकली कि आपने कैसे फ्लो रेट कैलकुलेट किया है, और उसमें से आपने माइग्रेशन कैलकुलेट की है। अगर आप माइग्रेशन देखें, नॉट येट ड्यू से एक 129 डेज में 100% पोर्टफोलियो हमारे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि यहां से हमारा डेटा एक्चुअली मूव होना शुरू हुआ है, और फिर मंथ ऑन मंथ हमारी माइग्रेशन का फ्लो रेट आना शुरू हो गया, जिसको आगे हमने पीडीज में कन्वर्ट किया और हमने मेट्रिसेस में कन्वर्ट किया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलिस्टिक अप्रोच। ये जो डेटा है एजिंग वाला, ये आपको इजीली हर इंस्टीट्यूशन के पास होता है, एंड दिस इज व्हाई आई सेड इनिशियली कि अगर कोई भी अडॉप्ट करना चाहता है, गो फॉर दिस अप्रोच। ये सबसे इजी अप्रोच है, ये डेटा इजीली अवेलेबल है, और इस डेटा को यूज करते हुए आप आगे अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो पीडी आने के बाद आगे जो उस पर करना है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। विल कम टू नेक्स्ट अप्रोच। अच्छा, ये जो है जैसे मैंने पहले बताया कि हम तीनों अप्रोचेस के साथ पहले इनकी जो है वो टीटीसी पीडीज पर आएंगे, और जो पीआईटी पीडीज में कन्वर्जन है वो हम एक मेथड से ही करते हैं, तो हम उसको एक साथ देख लेंगे। फिर पहले हम तीनों की उस पोजीशन पे आ जाएंगे, सबकी टीटीसी पीडीज बना लें, और जब कन्वर्जन टू पॉइंट इन टाइम है वो हम एक ही मेथड से करेंगे तीनों की, तो वो हम एक दफा ही देख लेंगे, उसको वरना हमें बार बार रिपीटेशन करनी होगी। एक वो चेंज करेगा एक्सेल। ये कर लो। अच्छा, ये है सेकंड अप्रोच जो फहद ने एक्सप्लेन की थी। वो सिनेरियो जहाँ पे डिफॉल्ट्स नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए प्लूटो-ताशे अप्रोच जो है वो यूज की गई है, मोस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच। और इसमें जो है बस सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है, जैसे कि देखा गया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया है, और जो फॉर्मूला जो फहद ने प्रेजेंटेशन में दिया था कि वो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 1 माइनस अल्फा कर रहा है, जो कि ये 75% का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और ये सम लिया हुआ है उसके सारे बकेट्स का, और जैसे जैसे बकेट्स मूव होती रहेंगी तो वो ए वाला एलिमेंट खत्म होता रहेगा, मतलब जो ए से ई रेटिंग थी, ये 1 से लेकर 11 रेटिंग में है। जैसे जैसे आपकी टीटीसी पीडी नीचे आती रहेगी, और ये आपका जो है सम कम से कम होता रहेगा, मतलब पहले आप ए को स्किप कर देंगे, फिर बी को स्किप कर देंगे, सी को स्किप कर देंगे, तो सम आपका कम होता रहेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि आपकी विद जैसे जैसे आपकी रेटिंग इंक्रीज हो रही है, वैसे जैसे ही आपका जो है ना पीडी भी इंक्रीज हो रही है, तो लास्ट बकेट में आके 100% पीडी अचीव हो रही है, जो कि जो है वो अचीव कर लेता है पर्पस को। और यहाँ पे वो डिफॉल्ट रेट की जो कैलकुलेशन है वो भी दे दी गई है इस फॉर्मूले के बोर्ड। ये मॉडल उस वक्त यूज हो सकता है जब आपका कंपनी नहीं है, या फिर आपका मॉडल बन चुका है और डिफॉल्ट अभी कैलकुलेट नहीं हो रहे, तो ये उस वक्त यूज कर सकते हैं आप लोग। ये हाँ, आप हिस्टोरिकल यूज कर सकते हैं 5 इयर्स का, आप हर साल का अलग अलग बना के उसकी एवरेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गई क्या टीटीसी पीडी। जिस तरह हमने वो माइग्रेशन मैट्रिक्स के डीपीडी के जरिए 4 बकेट्स में पीडीज लेकर आए थे, इस तरह से उसने वो पीडीएस को समझ ले रेटिंग्स में लेकर आ गए यहाँ पे। अब ये टीटीसी पीडी होगी। अब इसके बाद इसी कन्वर्जन 2 है पॉइंट इन टाइम कन्वर्जन, जो है जो हम जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ करेंगे, वो एक अलग टास्क है। अच्छा, जस्ट टू ऐड के नॉर्मली आप रेटिंग्स देखते हैं AA, AAA की फॉर्म में, JCR, फैक्रा भी इसी तरह से रेट करता है।
लेकिन जो मॉडल्स हमारे चल रहे हैं मार्केट में वो 1 2 3 4 बस यही थी। तो हमारे जो मॉडल चल रहे हैं ना सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, जो वो रेटिंग्स को कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3, तो उनका रेटिंग बैंड इज 1 2 प्लस 2 माइनस 2। हर किसी ने अपने बैंड्स बनाए हुए, लेकिन जनरली यू विल नॉट सी ट्रिपल ए डबल ए इन रेटिंग मॉडल्स, वो 1 और 2 में ही डिनोट करता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि 1 2 3 4, बिकॉज आगे भी हमारा ये यूज होगा, ये इसी तरह ही है। और ये सारे जो बैंक्स मॉडल यूज कर रहे हैं वो 1 2 3 4 में अपनी रेटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस यस, 1 इज ट्रिपल ए, उनकी फिर मैपिंग बनी होती है, वो फिर अपना रेटिंग स्केल शेयर करते हैं कि जब वो 1 कह रहे हैं तो मार्केट में ट्रिपल ए के साथ होगा, 2 प्लस से लेके या 2 डबल ए में आ जाता है, इस तरह से। आई थिंक ये स्टेट बैंक ने मैपिंग भी इशू की हुई है कि आपका 1 से लेकर 12 तक क्या वो इसकी मैपिंग भी इशूड है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, ये है सेकंड मेथोडोलॉजी। अब थर्ड मेथोडोलॉजी देख लेते हैं, जो कि बोले जी यहाँ पर। अच्छा, ये अच्छा, अब ये है ऊपर कर लीजिए। अब जो डीपीडी मॉडल था वो सबसे बेसिक था, जो कि मोस्ट एप्लीकेबल था और सबसे ज्यादा यूज होने वाला अभी करंटली है। लेकिन जो मोस्ट यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री है अभी पाकिस्तान के अंदर, वो है ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच, जो कि है मार्कोव चेन, जो अलग से फहद ने एक्सप्लेन किया था आपको। ये वो मैट्रिक्स है कि आपके जो रेटिंग्स हैं वो ये ही, और ये रेटिंग्स आपकी यहाँ चल रही हैं आपकी, ठीक है ना। मुझे रेन और स्नो वाली एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि वो कितने अकाउंट्स जो हैं वो 2 रेटेड में थे और वो 2 रेटेड में ही रहे नेक्स्ट ईयर। तो 53 अकाउंट्स ऐसे थे जो कि सेम रेटिंग में रहे, कितने में से? 57 में से। टोटल 57 अकाउंट्स थे इस रेटिंग बैंड के अंदर, 2 रेटिंग बैंड्स के अंदर, और ये 53 जो है इसी में रहे। 4 अकाउंट ऐसे थे जो कि एक नॉच ऊपर चले गए, मतलब उनकी क्वालिटी बेहतर हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे उसमें से कोई भी अकाउंट जो है वो डिफॉल्ट में नहीं गया हुआ। तो ये मैट्रिक्स ये बता रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ रेटिंग्स ऑफ द बोरोवर्स, ये आपके जो बोरोवर्स हैं वो किस किस तरह मूव हो रहे हैं। और ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मैंने टोटल में बनाया हुआ है, लेकिन इसको आप इमेजिन करें ये 5 साल का बना हुआ होगा, तो आप जब इसका सम लेंगे तो वो सारी से पेंडेमिक की बात की तो वो उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर आ रही होंगी इसके अंदर सम होके, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है सम है, आपने इस तरह के 5 मैट्रिक्स 5 ईयर्स के लिए बनाने होंगे फर्स्ट, और फिर उनका सम जो है वो यहाँ पे आना पड़ेगा। हर सम का पूरा ये सम बन के आखिर में आ जाएगा कि आपके जो टोटल ये 5 साल के कस्टमर हैं वो 1447 कस्टमर हैं, जिसमें से 114 डिफॉल्ट हुए। अब वो 114 डिफॉल्ट किस किस रेटिंग से हुए हैं, तो उनकी पीडीज निकालने का मेथड ये है, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसके लिए सबसे पहले क्या है, आपके पास रेटिंग मॉडल होना चाहिए, क्योंकि डीपीडीज तो उस वक्त करनी है जब आपके पास रेटिंग मॉडल मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें मसला आता है वो रेटिंग मॉडल होना, उसका ऑडिट होना और रेटिंग मॉडल फुल फ्लैच काम करना डाटा जमा करने के लिए। और ये डाटा जमा करने के लिए फिर आपको आईटी सिस्टम की नीड है, ये आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। डीपीडी का रेडिली अवेलेबल हो सकता है कैट के पास, लेकिन ये डाटा सिस्टम के बगैर आना जो है मुश्किल है। वंस ये अचीव हो जाता है हमारे पास ये, फिर हमने बनाया हुआ रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स, मतलब उन चीजों को हमने जी जी अभी 3+ रेटेड कस्टमर है, लेट 3 रेटेड कस्टमर, राइट। अब ये है कितने कस्टमर है, 359 कस्टमर टोटल है। इसमें से क्लोज कितने हुए, 22 जो कि क्लोज हो गए, एक्टिव नहीं है, 2 डिफॉल्ट हुए, ठीक है। और 264 अकाउंट ऐसे थे जो कि 3+ से 3+ में रहे, ठीक है ना। तो अगर हम 264 को डिवाइड करें 359 से, तो मोर देन 80% अकाउंट आपके जो है वो रेटिंग डाउनग्रेड अपग्रेड नहीं हुई है, वो सेम ही रहे। मतलब आपका रेटिंग मॉडल इज प्रेडिक्टिंग द बोरोवर, सही प्रेडिक्ट कर रहा है, वो आप एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा है। वैसे जनरली देखा ये जाता है कि जैसे आपका रेटिंग मॉडल बना रहे होते हैं हर साल और वैलिडेशन जब करते हैं मॉडल की, आप ये देखते हैं कितने % अकाउंट आपकी यहाँ मूव हो रहे हैं, शिफ्ट टू राइट हो रहे हैं। अगर ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रहे होते हैं ना, इसका मतलब रेटिंग मॉडल आपका सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और अगर ऐसे मूव करें इसका मतलब ये कि आपका मॉडल ओवर प्रेडिक्शन कर नहीं रहा प्रॉपर, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीजें देख कर चलनी पड़ती है कि ये जो आपका परसेंटेज ऑफ जो अचीव करना है वो यहाँ पे ज्यादा करना है, जो कि मिडल ऑफ द के जो
जो वो रेटिंग चेंज ना कर रहे हो आपके। लेकिन अगर वो कस्टमर आपका 2 इधर से उठता है और वो अगले साल डिफॉल्ट में जाता है, दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यू, ठीक है ना। तो ये आपने चीजें अपने डाटा को स्टडी करनी, और ये आपके मॉडल के लिए भी अच्छा और बैंक के लिए भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि आपको पता हो कि आपका रेटिंग मॉडल सही प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। आप किसी कस्टमर को साल के स्टार्टिंग में 1 कहते हैं और साल के एंड में वो डिफॉल्ट हो जाता है, तो दैट इज नॉट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको 5 में डिवाइड कर लें, ठीक है ना। उसकी इशू नहीं, ये तो एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो उसके हिसाब से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं लोगों के लिए अगर है, सो लेट्स अज्यूम हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2022 पे, और हमारे पास जो प्रीवियस पीरियड है वो है 31 दिसंबर 2021। अब मैं ये कह रहा हूं कि 31 दिसंबर 2021 को ये वाली रेटिंग्स हैं और 22 को ये वाली रेटिंग्स हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब 3+ की बात कर लेते हैं। मेरे पास 31 दिसंबर 2022 पे 359 कस्टमर्स हैं टोटल, जिनमें हुआ ये है कि 31 दिसंबर 2021 से लेके 22 के दरमियान जो ट्रांजिशन हुआ है वो इस तरह हुआ है कि 264 कस्टमर्स उसी रेटिंग में रहे। हमने जब 31 दिसंबर पे देखा था लास्ट ईयर, तो उनकी रेटिंग 3+ थी, वो वहीं रहे 264 कस्टमर्स आउट ऑफ 359 कस्टमर्स। लेकिन 24 कस्टमर्स 3 में चले गए, 34 कस्टमर्स की रेटिंग इंप्रूव हो गई, 5 कस्टमर्स की रेटिंग और भी इंप्रूव हो गई, और इसमें से 2 कस्टमर्स डिफॉल्ट भी कर गए। So basically this is what we are trying to say with this data. It initially जैसे मैंने कहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाना भी itself, और जाहिर बात है एक्सेल पे ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब आपके पास ऐसे समझ लें कि 10 पीरियड्स हैं। सो आपके पास 10 साल का डेटा है, उसको इस ग्राफ में प्लॉट करना एक्सेल के ऊपर इट्स नॉट दैट इजी। उसमें फिर आपको इंटरवेंशन चाहिए होती है सिस्टम की, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की, जो आपको ये प्लॉट करके दे, क्योंकि जो आगे पीडीज कैलकुलेट होनी है फिर वो इसी डेटा पे होनी है। एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट जो दानियाल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा 50% ऑफ द पोर्टफोलियो शिफ्ट हो जाए हर रेटिंग उस पर। अगर मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा रेटिंग मॉडल रिलायबल नहीं है। सो मेरा पूरा का पूरा मॉडल स्क्रैप हो जाएगा अगर मेरा रेटिंग मॉडल रिलायबल नहीं होगा। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप रेटिंग मॉडल बनाएं तो उसकी टेस्टिंग, ये रेटिंग मॉडल की टेस्टिंग में भी मैट्रिसेस ही यूज होते हैं, और आप उसको टेस्ट करके देखें कि वो रिलायबल कितना है, उसमें बहुत ज्यादा जंप तो नहीं आ रहे। अगर जंप आ रहे हैं इसका मतलब है आपको अपना मॉडल ठीक करने की जरूरत है, फिर आप वापस अपना डेटा ठीक करेंगे। ये एक थोड़ा देखें, वो फ्लॉ हमारे यहाँ पे ये है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन रेगुलेटरी लेवल पे इंटरवेंशन होनी चाहिए कि हर, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसको आप रेट करते हैं 3+ और मैं रेट करता हूँ 5+। अब ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो गई, लेकिन आप उसको प्रोबेबिलिटी चार्ज लगा रहे होंगे 5+ वाला जो कि ज्यादा होगा, और मैं उसको बहुत कम लगा रहा हूँ। सो जब ये डेवलप होते हैं मॉडल, तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन होती है, वो एक हार्मोनाइज करते हैं कि आपके मॉडल्स एक दूसरे से, क्योंकि जाहिर बात है मैं अपना मॉडल आपसे तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन हम सारे मिलकर अपना मॉडल रेगुलेटर से शेयर कर सकते हैं, वो मांग भी सकता है। जी जी अगर आप हमें रिकमेंडेशन बना के दे दें, जी जी जहाँ पे हमें सीपी से आप चाहिए, जी जी बिल्कुल। वो स्पेसिफिकेशन जिसको हम फॉरवर्ड करें, इसमें जो बहुत रिकमेंडेशन भी शेयर कर लें, बिल्कुल करें, और पीछे भी रिकमेंडेशन कर लेंगे जिसमें फलाने जो एरियाज हैं, उस फलाने जो एरियाज हैं, इसमें आपकी हमें हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल। इसमें जो यूनिवर्सलाइज करें, सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत पड़ेगी जब हम आगे एलजीडी एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम थोड़ा सा लिमिटेड एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वहाँ रेगुलेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसको उसकी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज बहुत जरूरी है। कब तक देंगे हमें रिकमेंडेशन? ये तो मैं आज आपको बता दूंगा, लिख के भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। ईमेल कर दें। जी जी आई नो। जी जी assumption ये है कि they have been closed without any default. नहीं, यस दे हैव बीन क्लोज। सो उसमें से 22 अकाउंट्स ऐसे थे जो क्लोज हो गए, पेमेंट करके चले गए, दे आर नॉट, हाँ विदाउट अ डिफॉल्ट, यस मैच्योर हो गए। अच्छा, अब ये तो है नंबर ऑफ अकाउंट्स पे हमने काम किया। ऐसे देंगे दो डिफरेंस क्या है, डीपीडी के अंदर अमाउंट्स मूव की थी हमने, लेकिन यहाँ पे अमाउंट्स मूव नहीं हो रही, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स मूव हो रहे हैं। दो मेन जो है इसमें डिफरेंस है वो ये है दोनों इसके अंदर। अब इन नंबर्स को हमने ड्राइव करना है प्रोबेबिलिटीज के अंदर, जो कि मेन टास्क है इस जगह पे। जिस तरह से हमने फर्स्ट अप्रोच में देखा था कि हम ये देख रहे थे
कि नॉट येट ड्यू के अकाउंट्स पहली बकेट में ट्रांसफॉर्म हुए थे, 1 to ड्यू हुए थे हमारे पे, नॉट येट ड्यू जो ट्रांसफॉर्म हुए थे उसके अंदर 1 to 29 डेज के अंदर। अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जो 1 से लेकर 2+ में शिफ्ट हुए, जिसमें हम शिफ्टिंग देख रहे होंगे अब हम लोग कस्टमर्स की। अब नीचे आ जाइए, अब यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटीज निकली हुई हैं। जैसे वो हमने 3+ की बकेट देखी थी, तो 74% अकाउंट जो है वो मूव नहीं हुए, जो भी बात है, ठीक है, और 7% मूव हुए, और ये 1% डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है जो कि 2 कस्टमर्स का था। ये वो अब वो चीजें प्रोबेबिलिटीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं जो हमने बात की थी, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स बनाया। अब आप ये चीज नोट करें जो अभी फहद कह रहे थे, अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। अब 1 रेटेड कस्टमर हमारे पास कोई भी नहीं था, जो 0 से 0 में ही रहा, कोई क्लाइंट था नहीं हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर 2+ में हमारे 20% अकाउंट थे और 20% अकाउंट ही रहे, लेकिन एक नॉच डाउनलोड करने वाले ज्यादा अकाउंट 80% थे। लेकिन हम डायगनली अगर मूव डायगनल चले ना, तो 93% अकाउंट यहाँ पे मूव नहीं हुए। इट्स अ गुड साइन कि 93% हमारा मॉडल इज वर्किंग एक्यूरेटली, ठीक है। अच्छा, और 82% अकाउंट जो है वो अकाउंट्स हैं जो कि 2- है। तो ये डायगनली जो देख रहे हैं ना, ये देखें, ये इसकी रेटिंग मॉडल परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि मोस्ट ऑफ द है, कोई भी 50% से कोई नीचे नहीं आ रहा है। एक चाहे नॉच का इसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स कम होंगे, मतलब 3 अकाउंट्स होंगे तो एक मूव हुआ 20% आ गया। तो ये जो नंबर है ये अचीव किया हमने इस जगह पर। जब ऑडिटर भी आता है ना, वो सबसे पहले इस मैट्रिक्स में ये देखता है कि आपके एक्यूरेट मॉडल की टेस्टिंग करने से पहले वो देखेगा कि भाई आपके कितने % अकाउंट्स जो हैं वो सही एक्यूरेट मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा फ्लो होंगे तो ये चेंज हो जाएगा, उनका बोलेंगे आपका मॉडल सही काम नहीं कर रहा, आप गो बैक मीडियम मॉडल अगेन एंड देन डू द IFRS 9, ठीक है। अच्छा, और ये देखें लास्ट में डिफॉल्ट को डिफॉल्ट का है, मतलब जो लास्ट ईयर अकाउंट डिफॉल्ट है वो अभी भी डिफॉल्ट है। तो 96% वो कहता है कि आपका जो है वो करेक्टली डिफॉल्ट प्रेडिक्ट किया हुआ है उसमें। मतलब कि 4% कौन से वाले अकाउंट्स हैं वो जो कि क्लोज्ड हो गए, जो कि डिफॉल्ट में खत्म हो गए। लेकिन 96% अकाउंट जो वो हैं जो कि आपके उसको एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया था सही, और 4% वो अकाउंट रहे जो पेमेंट्स के बाद रिस्ट्रक्चर हुए, उनकी रेटिंग रिवाइज हो गई, कुछ भी हुआ। तो 4% अकाउंट ये थे। तो ये हमने एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाया और ये सारी हमने प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारा हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि हमने बात की है TTC PDs बनाने के लिए, हमें थ्रू द साइकिल PDs बनानी है। अभी थ्रू द साइकिल PDs तो आ गई हैं हमारे पास, लेकिन हम जब बात करते हैं कि हम इसको फॉरवर्ड लुकिंग बनाना चाह रहे हैं या हम इसको आगे प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि ये मॉडल नेक्स्ट ईयर क्या परफॉर्म करेगा, हम इस डाटा को देखते हुए ये असाइन करना चाह रहे हैं कि अभी हमारे डाटा में 114 डिफॉल्ट थे, तो नेक्स्ट ईयर इस अगर डाटा की ये डिस्ट्रीब्यूशन रहती है तो 114 में से कितने अकाउंट हमारे बेहतर हो जाएंगे और कितने अकाउंट और ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा नीचे आ जाइएगा। तो हमने ये डिफॉल्ट करने की कोशिश की इस जगह पे कि हमारे टोटल अकाउंट्स थे 13777, ठीक है, जो ऊपर हमने देखे थे। ये रेटिंग्स वाइज हैं 1 से लेकर 6+ इन डिफॉल्ट, एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स ये ड्रॉ हो रहे हैं जो ऊपर से ही ड्रॉ किए हुए हमने कि 2 रेटेड में कितने कस्टमर थे, 2 में कितने थे, और ये सारे 1377 थे। अब हमें नंबर +1 इसको हमें नेक्स्ट ईयर पे हमने फोरकास्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर अगर ये ट्रांजिशन रही प्रोबेबिलिटीज की तो ये कस्टमर इतने ही रहे, लेकिन ये कस्टमर की मूवमेंट कैसे होगी। अब जो 2 कस्टमर थे वो 5 में से 5 ही रहे, 557 में से ये कस्टमर बढ़ के 76 हो गए। अब ये ट्रांजिशंस देख रहा है, अगले साल के लिए देख रहे हैं कि नंबर +1 फोरकास्टेड पे इनकी वैल्यूज क्या है। टोटल नंबर कस्टमर वही रहे, लेकिन अंदर ही वो देख रहा है कि उनमें ट्रांजिशन किस तरह हो सकती है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज जो हमने ड्रॉ की हुई है उधर। और इसी तरह से डिफॉल्ट, टोटल नंबर डिफॉल्ट थे 135 और उसमें से हमारे पास अभी 135 रहे, लेकिन अभी उसने मॉडल से देख के डिपेंड नहीं किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो वर्किंग की उसने बोला ये 5 डिफॉल्ट और ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हमारी डाटा ये कहता है कि हर साल हम 5 डिफॉल्ट और ऐड कर लेते हैं अपने मॉडल के अंदर। तो उसने क्या किया, ये शिफ्ट दिखाई यहाँ पे 107 से 112 कर दिया है, मतलब कि अगले साल +1 ईयर पे हमने ये देखा कि हमारे 107 से डिफॉल्ट 112 हो जाएंगे, मतलब 5 हमारे अकाउंट्स जो हैं वो स्टेज 3 में आने वाले हैं, न्यू जो स्टेज 3 की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अब हमने उसी चीज को यहाँ प्लॉट करने की कोशिश की है, ये 1377 और 135 जो हमने +1 ईयर के लिए काम किया है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज नीचे आ जाइए, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बोरोअर
एज एट 31 दिसंबर हमने वो प्लॉट कर लिए कि जो हमारी परसेंटेज आने वाली है। अब ये है फर्स्ट रेटिंग कस्टमर 1 से लेकर 6+, और ये हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बोरोवर्स जो हमने प्रोबेबिलिटी से ड्रॉ किए हैं नंबर्स, यहाँ पे ड्रॉ हो गए कि हमारे अगले साल के एंड में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी बोरोवर्स के अंदर, और ये डिफॉल्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड है जो कि हमारे पास नए आएंगे, ठीक है ना, जो ये हमारे पास रेटिंग ट्रांजिशंस पे ये आ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डिफॉल्ट रेट निकाला है जो कि TTC-PD निकाली है कि इतने कस्टमर 0 डिवाइड बाय 0 दैट इज 0, ये 0% हो रहा है। जब ये आया 2 डिवाइड बाय 318 तो 0.5%, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रेटिंग। और वही चीज हमने इसमें ड्रॉ करने की है कि जो TTC-PDs है हमारे पास ये ड्रॉ हुई हैं, और फिर हमारे पास विद द पैसेज ऑफ रेटिंग जैसे इंक्रीज हुई है तो ये हमारा डिफॉल्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब जब वो देखें जो हमने पहले मॉडल बनाए थे उसमें जो आखिरी बैंड की PD थी वो 60% थी, और DPD 61% की आई थी, तो ये 24% है जो कि हायर साइड पर अभी भी है कि CCC जो हमने मूडीज का ग्राफ देखा था अभी कुछ देर पहले, तो वो उसने एक मैक्रो लेवल पे काम किया, तो CCC की रेटिंग उसने 21% का डिफॉल्ट दिया था, और हमारा मॉडल जब पूरी वर्किंग करने के बाद जो आखिरी रेटेड कस्टमर है वो 24.8% दिया, जो कि वो मूडीज के डाटा से कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा डाटा इन्होंने यूज किया है मूडीज ने इस चीज के लिए, तो वो चीज यहाँ पे हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्व डिफॉल्ट रेट, मतलब कि जो हमने इस साल के लिए PDs को ECL निकालना है, वो ये डिफॉल्ट रेट्स हमारे पास रेटिंग वाइज आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी इम्पोर्टेंट नोट करने की वो ये है कि अगर आप इसमें ये देखें कि देयर इज एन इंसेंटिव, अगर आप बेसिक अप्रोच पे रहते हैं, यस इट्स सिंपल, यू कैन यूज इट, इट्स वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, लेकिन अगर आप एडवांस अप्रोच पे जाते हैं तो देयर इज एन इंसेंटिव कि आपका PD कम हो जाता है, वहां पे PDs आर हायर एंड दे विल रिमेन हायर। यहाँ पे जब आप रेटिंग बेस पे आएंगे तो आपका PD कम होगा, आपका जो चार्ज आप लगा रहे हैं PNL के ऊपर वो कम हो जाएगा, सो आपकी प्रोविजनिंग कम हो जाएगी नेचुरली। सो देयर इज ऑफ कोर्स एन इंसेंटिव टू मूव फ्रॉम DPD टू रेटिंग बेस्ड मॉडल, आपको उसको आपके जो प्रोविजन चार्ज है वो कम हो जाते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव कॉस्ट, और वो कॉस्ट आपकी नेचुरली कम होती है, सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। जी राणा। अच्छा, ये यहाँ तक जो काम किया है तीनों प्रोसेस से हमने वो TTC-PD बनाने के लिए किया हुआ है सारा काम। अब मसला ये आता है कि इनको फॉरवर्ड लुकिंग कैसे बनाएं, एक पॉइंट टाइम कैलकुलेशन हम करें, जो कि है कि हम रियल इकोनॉमिक कंडीशन देखें, और फिर इसके साथ इसका GDP और CPI जैसे खाद ने बताया उसका इससे रिलेशन देखें, और इस PD को ट्रांसफॉर्म करें आफ्टर कैलकुलेटिंग विद रियल लाइफ इकोनॉमिक सिनेरियोस, ताकि हमने अपनी मॉडल को पहली बार 12 मंथ PD पे जाना है, मतलब 12 मंथ इसकी कैलकुलेशन जाना है स्टेज 1 के लिए, और लाइफ टाइम यूज करना है और स्टेज 2 कस्टमर जो कि हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा चीजें चेंज हो रही। अच्छा, ये एक रिग्रेशन टूल है स्टैट्स का, जो कि यूज होता है रिलेशन बनाने के लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं कुछ फैक्टर्स को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने के लिए, जो कि यहाँ कहाँ हुआ हुआ है। यहाँ पे हमने GDP और CPI को इंडिपेंडेंट फैक्टर्स लिया हुआ है, और क्योंकि हमारा जो मेन वेरिएबल है फोरकास्ट करने वाला प्रोविजन है, क्योंकि हमारा आखिर में प्रोविजन भी हमें कैलकुलेट करने हैं अपनी ECL से, तो हमने जो ग्रॉस प्रोविजन रेशियोज हैं जो कि हमें स्टेट बैंक ने प्रोवाइड किए हैं, वो हमने यहाँ को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल दिया है, और यहाँ पे इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को दिए ताकि इनका एक रिलेशन बना सके कि इधर ये 6 मंथ का है, ये हमने एक और वेरिएबल लिखा था 10 फॉर कि अगर कोई यूज करना चाहे तो 6 मंथ का। तो ये प्रोविजन GDP और CPI का रिलेशन बना के हमने एक रिलेशन बनाना एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे, ताकि हम देख सकें कि हमारे प्रोविजन जो हमारे पास स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है उनका विद द इकोनॉमिक फैक्टर्स का रिलेशनशिप बन रहा है स्टैटिस्टिकली, इसको टेस्टिंग यहाँ पे कराएंगे। अच्छा, इसमें इंस्टेड ऑफ कि हम अपने पोर्टफोलियो को करें, हमने जनरलाइज पूरे इंडस्ट्री के पोर्टफोलियो के प्रोविजंस लिए हैं। स्टेट बैंक से लेने का वो वेबसाइट पे डिस्क्लोज करता है अपनी, लेने का मकसद ये था कि मेरा पोर्टफोलियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सिर्फ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में यूनिवर्स तो नहीं है, लेकिन जो पूरी मार्केट का पोर्टफोलियो है वो तो यूनिवर्स है, वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कैसे रिएक्ट करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ज्यादा ट्रू पिक्चर देगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो स्टेट बैंक वाले स्टेट बैंक का जो हमने डेटा लिया है
वो इस वजह से लिया है कि वो हमें ये बता रहा है, एक हाथ पे अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोविजन है। सो जस्ट टू फर्दर एक्सप्लेन दिस, अगर आप यहाँ पे देखें जीडीपी बर्डन में कंटिन्यूसली पाकिस्तान की एक साल में नेगेटिव आई, और अगर आप देखें तो आपका प्रोविजन चार्ज 0.36 से 0.70 चला गया। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग अर्लियर कि जीडीपी का नेगेटिव रिलेशन होता है आपके प्रोविजन चार्ज के साथ। और सिमिलरली आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम हुए, और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहे हैं आपका प्रोविजन चार्ज उन सालों में बेहतर हो रहा है। तो वी नीड टू सी द रिलेशनशिप एज वेल कि वो होल्ड करता भी है या नहीं करता, which टू सम एक्सटेंट वो करता है। ऑफ कोर्स हमारा ये इन दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ हमारी इंडस्ट्री के डिफॉल्ट का या प्रोविजंस का जो डेटा है वो उसके साथ सिंक होता है, और वो कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट हमें बताता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड इंडस्ट्री का डेटा है। हमारा अपना डेटा सिर्फ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं। इंडस्ट्री में हर तरह के कस्टमर्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे सिंक होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ। So once यहाँ पे ये चीज अचीव होती है रिजल्ट्स वगैरह, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल जो कि फॉर्मूला उसमें लगा हुआ है रिग्रेशन का, इसके अंदर उसके वेट्स फाइंड हो रहे हैं कि जिस पीपीआई का क्या वेट है एक्सपेक्टेशन के अंदर, पीडीपी का क्या वेट है, या प्रोविजन का क्या वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 56.39%। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि आर स्क्वायर बताती है। ये वैल्यू जो है ये बताइए कि मॉडल जो हमने बनाया है कितना फिट है, मतलब क्या ये ऐसा तो नहीं है कि 20% आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोविजन है इसे रिलेट नहीं कर रहा है, ये 50% के ऊपर दिस मीन कि ये एवरेज पे अभी बता रहे हैं कि एवरेज हमारा मॉडल फिट आ रहा है 30% पे। लेकिन जो नॉर्मली मॉडल फिट होते हैं वो 79% होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल है। अगर हम दो तीन इक्वेशन और ऐड करें, हम बोले मनी सप्लाई है, डिस्काउंट रेट है, कुछ अगर नए इकोनॉमिक फैक्टर्स डालें तो ये इंक्रीज हो सकता है उस कंडीशन के अंदर। लेकिन जब जितने वेरिएबल आप ऐड ऑन करते रहेंगे इकोनॉमी के अंदर उतने बढ़ेंगे भी, चांसेस बढ़ जाएंगे उसके होने के, लेकिन उनको हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी रेगुलेटर इतना नहीं कर रहा है कि आप एज ए स्टैटिस्टिशियन आप इतना अचीव भी कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, कि आप 50% आप कह रहे हैं कि जो आपका प्रोविजन चार्ज है वो इस पर डिपेंडेंट है, और देयर माइट बी अनदर फैक्टर्स कि जब वो हम ऐड करें तो हम ये अचीव कर रहे हैं, इसके ऊपर रिजल्ट भी अचीव हो जाए। आपकी रेटिंग कंपनी यही रेटिंग जो यही फॉलो कर रही है, वो डीपीडी पे और प्लूटो टच पे दोनों अलग अलग दोनों कर रहे हैं। जी, उनके रेटिंग मॉडल है, अच्छा, आप आपसे डिफरेंट है। उनका डिफरेंट है लीविंग के हिसाब से। बढ़ना चाहिए, वो अब आप ये जो इससे अगली स्टेप पे आएंगे वहां पे आप देखेंगे हम उसको कैसे एड्रेस करें। अच्छा, अब कन्वर्जन टू फॉरवर्ड लुकिंग, अब हम केडीसी पीडीएफ को, अच्छा ये जो था ये से चेक कर रहे हैं हम कि वो डिपेंडेंसी कितनी अच्छी थी अगर हम इन दो वेरिएबल्स को यूज करते हुए अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं तो क्या ये अचीवेबल है कि नहीं। अब ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल स्लाइड बन गई है, थोड़ा सा इसको देंगे। इसमें क्या है, रेटिंग वही है जो कि हमने वही ड्रॉप की है, जो कि हमने फर्स्ट वीक पे लेकर आए थे। ये वो पीडीएफ वो हैं जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में ड्रॉ की थी 2022 के लिए, जो कि हमने केडीसी पीडीएफ का नाम दिया था। ये वो कॉलम है फर्स्ट वाला। अब हमने करना क्या है, जो बात हमारी फर्स्ट स्लाइड में थी, आज ने एक्सप्लेन की थी कि हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की पीडीएफ को फॉरवर्ड लुकिंग बनाना है, और उसके साथ साथ उन पे 12 मंथ ईसीएल रखना है या हमने लाइफ टाइम ईसीएल रखना है। अब हम यहाँ खड़े हुए हैं आज, हमें अगर 12 मंथ की बात है तो हमें ये ईसीएल कंसिडर 2023 पे हमें क्या लिखना है कि प्रोबेबिलिटी चेंज कैसे होगी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक कंडीशन। अब 22% की हमारी लास्ट प्रोबेबिलिटी से प्लस में आज, लेकिन जीडीपी सीपीआई के जो नंबर्स हैं वो हमें ये बताते हैं नेक्स्ट ईयर ये 27% पे जा सकती है इसकी पीडीएफ। तो ये आपने उसका प्रोविजन आप इस नंबर पे नहीं कर रहे, आप प्रोविजन कर रहे होंगे इस नंबर पे, क्योंकि आप अपने बोरोवर को अगले साल देख रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेड कितना लॉस कर सकता है। तो ये जो परसेंटेजेस है वो ये बता रही है कि ये जो फोरकास्ट है बताता हूँ मैं आपको, ये तो हमने करनी 12 मंथ पीडी जो कि स्टेज 1 कस्टमर, जैसे वो स्टेज 2 कन्वर्ट होगा लाइफ टाइम ईसीएल, तो पहले साल उससे ये पीडीज लगेंगी, सेकंड ईयर ये लगेंगी, थर्ड ईयर लगेंगी, फोर्थ ईयर 15 से ऑनवर्ड तक लगेंगी। तो ये वो तरीका है कि जब इनको हम लोग हर साल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पीडीज को मूव कर रहे हैं, कि पीडीज 3.92 से 5.21 4.56 ये चेंज कैसे हो रही है ये हम अब इसको देख लेते हैं।
नीचे आना। ये वो 3 वेरिएबल्स थे जो कि हमने पिछले शीट से वेटेज निकाली थी कि रिग्रेशन में पाकिस्तानी मैक्रोइकोनॉमिक्स के इनका वेटेज क्या है। जो हमने प्रोविजन चार्ज रेशो निकाला था वो किस परसेंट से मूव कर सकता है डेटा, उनकी परसेंटेज हमने ड्रॉ करनी है और उसके तरीके से हमने ये फोरकास्टेड वैल्यू जो है ना यहाँ पे निकालनी है। ये नंबर्स हैं, ये हमारे इन्फ्लेशन के नंबर देखें मूव हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने ये फैक्टर लगाए इन पे, ये फैक्टर्स आए हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस साल 22.30 तक की हमारी सीपीआई नेक्स्ट ईयर वो 27% प्रेडिक्ट कर रहा है, जो कि अभी करेक्ट प्रेडिक्शन है, जो कि अभी करीब आ गई है, राइट? कितना करीब है? 10% नेक्स्ट ईयर डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहा है। लेकिन जब आप इसको नेक्स्ट क्वार्टर रन करेंगे तो आपको रियल नंबर्स आ जाएंगे स्टेट बैंक की, जो भी आपको पब्लिश करेगा आईएमएफ या फिर स्टेट बैंक। जब आप इसको नेक्स्ट ईयर रिग्रेस करेंगे तो मे बी ये बढ़ जाएंगे। ऐसी बातें कि जो आज खड़े हुए देख रहे हैं कि मे बी ये नेक्स्ट ईयर इतना हो जाए, लेकिन हमें पता है ये इससे ऊपर ही होगा। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर्स हैं और ये फोरकास्ट भी विद द हेल्प ऑफ दीस 3 वेरिएबल्स, और ये नंबर लेके फिर हमने ये चीजें ड्रॉ की 22.80। ये नंबर हमने इसको यूज करते हुए फॉर्मूला इसमें लगा, पीडीएस का जो लगा हुआ है इससे ड्रॉ हुआ है। मुझे पता है ये सारा। अच्छा, इसमें अगर आप देखें कि दानियाल आप थोड़ा सा वहां पे जाके इसको वो करें, एक्सेल मॉडल को थोड़ा सा ट्विक करके हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा कर दिया, थोड़ा और नीचे करें। ओके, सो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, नहीं वो पीडीएस भी नजर आए ना, ये जो हमारे पास नंबर्स है ना, अगर आप इसमें देखें, ये नंबर्स हमें मिलते हैं आईएमएफ फोरकास्ट करके देता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, इनकी सबकी फोरकास्ट अवेलेबल है। सो व्हाट वी डू इज कि हम आईएमएफ की फोरकास्ट ले ली, इसको हमने येलो भी इसलिए किया हुआ है कि इसको हमने, आईएमएफ ने तो कम किया था, हमने इसको ज्यादा बढ़ा दिए फोरकास्ट। अब आप नोट करते हैं कि यहाँ पे 20% आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, 5 माइनस का 20.8% आ रहा है। दानियल आप इसको 35% कर दें। आप देखें ये जो पीडी है ये बढ़ के 21% हो गई। सो दिस एक्चुअली, मतलब अपार्ट फ्रॉम IFRS 9 उसके लिए तो आप यूज कर रहे हैं, देयर शुड बी मोर यूटिलिटी टू इट। आप इसको अपना स्ट्रेस टेस्टिंग टूल भी बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर जीडीपी 3.5 से कम होकर 2 पे आ जाए तो मेरी पीडी 22.8 पे चले जाएंगे। तो रिमेंबर अभी तक हमारी पीडी 20.8 थी, अब ये दो वेरिएबल चेंज करने से 22.88 पे आ गई, 2% से मेरी पीडी बढ़ गई। सो दिस इज एक्चुअली एंड इफ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, मेरी पीडी बढ़ रही है, इट मींस आई एम श्योर कि जो मैंने वेरिएबल यूज किए वो ठीक है, इनका रिलेशनशिप होल्ड करता है, एंड आई एम श्योर के जो पीछे पूरी रॉकेट साइंस लगी है वो सही काम कर रही है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हम फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ से कर रहे हैं सारा, इसका ऊपर रिलेशनशिप है। सो देखें आगे जाके हमारी एज पर आईएमएफ हमारी जीडीपी बेहतर हो रही है और हमारा सीपीआई कम हो रहा है, तो हमारी पीडीज देखें 22.8 से 16.84 पे भी चली जा रही है, क्योंकि वो पीडीज में बेहतरी आ रही है। सो जब मैं अपने स्टेज 2 क्लाइंट की लाइफ टाइम को कैलकुलेट करूंगा तो उसके जो आगे के कैश फ्लोज होंगे उन पे कम पीडी लग रही होगी, जो रीसेंट कैश फ्लोज है उन पे ज्यादा पीडी लग रही होगी। सो दिस इज एक्चुअली ये इसकी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। थैंक यू दानिया। अच्छा, अब इसकी एक रिक्वायरमेंट और है स्टैंडर्ड की, वो ये कहता है कि आपने यहां तक तो हम आ गए, हमारे पास पीडीज आ गई, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू आज की एक्सरसाइज का मकसद ये नहीं था कि हम आपको रिग्रेशन, लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन जो ऊपर हमने यूज की हुई है, मार्क ऑफ चेन, हम आपको ये सिखा के भेज दें। वी कैन नॉट डू दैट इन 4-5 आवर्स। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में पूरा सेमेस्टर ये लोग पढ़ते हैं, फिर वो चीजें समझ आती हैं। द आइडिया वाज कि वी गिव यू फूड फॉर थॉट। आज आप यहाँ से एक आइडिया लेके जाएं कि what you are going to do for next 6 months to implement this thing in your organization. So we'll try to do that only. हम इसको पूरा इसको नहीं कर सकते, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स ही कैलकुलेशंस हैं, हम वो नहीं समझा पाएंगे इस टाइम में। IFRS 9 की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि अब आप अज्यूम ये करें, आज तो इकोनॉमी इतनी खराब है, क्या अगले साल ये या इतनी ही खराब रहेगी
अच्छी भी हो सकती है या मजीद खराब हो सकती है, इसकी भी, इसको 3 केसेस में डिवाइड कर लें। सो हमने आगे वो भी किया हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज डाउन साइड। सो डाउन साइड में यहाँ पे मैं कह रहा था 5.97, सो मैंने डाउन साइड में, चलें इसको देख लें, इसको तो हमने चेंज कर दिया, इसको मैंने 29% कर दिया सीपीआई को, डाउन साइड में मजीद चेंज कर दिया। इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पहले 27 लिया हुआ था, और इसको 3.36 जीडीपी को भी थोड़ा कम कर लिया। अच्छा, इसके पीछे फिर एक फर्दर स्टैटिस्टिक्स है जिससे हमने ये डाउन साइड्स और अप साइड्स को कैलकुलेट किया। बट यस, व्हाट वी डिड कि हमने ये देखा कि ये जीडीपी आज हम कह तो रहे हैं कि 33 होगी, लेकिन अगले साल ये 33 से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। सॉरी, सीपीआई 33 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने कम करने के लिए डाउन साइड में उसको सीपीआई को, डाउन साइड में सीपीआई बढ़ेगा, सॉरी, सो हमने उसको बढ़ा दिया, और इसके फर्दर आगे अपसाइड है जिसमें हमने इसको कम कर दिया। सो मतलब अगर हालात बेहतर होंगे तो सीपीआई कम हो जाएगा, अगर हालात मजीद खराब होंगे तो ये सीपीआई 29% पे चला जाएगा। ये कैलकुलेशन के पीछे भी एक है, बट वी नीड टू हैव, तो अब हमारे पास 3 केसेस हो गए, बेस केस, डाउन साइड एंड अपसाइड। सो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स को भी 3 दफा कैलकुलेट करना है। बेस केस अगर थिंग्स स्टेज नॉर्मल, बेटर केस या अपसाइड जहां पे चीजें बेहतर हो जाए, और डाउन साइड जहां पे चीजें मजीद खराब हो जाए। फिर वो ये कहता है कि अब आप इसको वेटेजेस असाइन करो, जो आप ईसीएल कैलकुलेट करोगे उसमें वेटेज दो कि जो बेस केस है ये ऐसे ही रहेगा। सो लेट्स से आज के हालात देखते हुए हम उसको सिर्फ 50% कह सकते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा, और यहां से चीजें बेहतर हो जाएंगी अगले 1 साल में। वी डाउट कि 1 साल में तो नहीं, मे बी उससे ज्यादा थोड़ा टाइम लग जाए। सो हम अपसाइड को 0 कर देते हैं, एंड डाउन साइड लेट्स कीप इट 50%। ये 50% प्रोबेबिलिटी चीजें ऐसे ही रहेंगी, एंड देयर इज अनदर 50% प्रोबेबिलिटी कि चीजें मजीद खराब हो जाएंगी। और ये जो 3 वेटेजेस हैं इनको फिर हम यूज करते हैं ईसीएल कैलकुलेशन में। सो नाउ इफ वी कैन कम बैक टू आवर स्लाइड्स एंड डू द फाइनल पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ ईसीएल। वो पावर पॉइंट पे आ जाए। जी ये वाला, नेक्स्ट। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको शुरू में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अब किसी को हमने लोन दिया और वहां से हमारी रिकवरी हुई, एक क्लाइंट के लिए कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन गिवन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ये डेटा ढूंढना जरा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशली आफ्टर द कस्टमर डिफॉल्ट्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में उसका डेटा सिस्टम पे भी नहीं होता, फिर वो फाइलों में ही रहता है। फिर आप वो फाइलों से निकाल के बताते हैं कि जब वो डिफॉल्ट हुआ था तो ये प्रिंसिपल था और इतना उससे वापस मिला। अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या तकरीबन सभी मेरा ख्याल है लीगल कॉस्ट का कोई हिसाब नहीं रखते होंगे। इनवॉइसेस आती होंगी, आप फाइल में लगाते हैं, आपसे हम पूछें कि क्लाइंट वाइज ब्रेकअप आप हमें दे दें कि किस क्लाइंट पे कितना खर्चा हुआ, आपके पास नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में नॉर्मली इस तरह की टैगिंग मौजूद नहीं होती। सो ये डेटा भी आपको बिल्डअप करना है। द आइडिया बिहाइंड एलजीडी इज, और जिस तरह से दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, वो ये होता है कि अगर मैंने लोन दिया है अगेंस्ट अ मोर्गेज और मैंने लोन दिया है अगेंस्ट अ व्हीकल, दोनों के लॉस गिवन डिफॉल्ट में फर्क होगा, क्योंकि जो घर वाला लोन है उसको रिपोजिस करके बेचने में बहुत लंबा टाइम चाहिए। सो मेरी लॉस गिवन डिफॉल्ट नॉर्मली वहां पे ज्यादा होगा। जो गाड़ी वाला लोन है वो बहुत आसान है, वो मैंने गाड़ी रिपोजिस करनी है, गाड़ी की वैल्यू पाकिस्तानी मार्केट में बढ़ती है, वो लेके वहां पे मेरा एलजीडी कम होगा। अब जो अभी आपसे बात हो रही थी कि रेगुलेटर से क्या रिक्वेस्ट हो सकती है, रेगुलेटर से ये रिक्वेस्ट हो सकती है कि वो तमाम एंटिटी से रिकवरीज का डेटा जमा करे और रेगुलेटर हमें बताए कि किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे कितनी एलजीडी लगनी चाहिए। बिकॉज इन इंटरनेशनल मार्केट्स एलजीडी इज नॉर्मली इनिशियली कैलकुलेटेड बाय रेगुलेटर एंड इज गिवन टू द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि रेगुलेटर के पास ये कैपेसिटी है, वो सबसे डेटा जमा कर सकता है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुदारबा ऐसे होंगे जो मॉर्गेज के अगेंस्ट काम नहीं करते, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मे बी शायद कोई लीजिंग में ना करता हो, शायद कोई कुछ ना करता हो। सो अगर वो उनके पास वो सिक्योरिटी नहीं है तो उनके पास वो एलजीडी का डेटा भी नहीं होगा। बहुत सारे नए मुदारबाज हैं जिनके पास डिफॉल्ट ही नहीं है, तो उनका रिकवरी का डेटा कहाँ से आएगा, तो वो एलजीडी क्या यूज करें। नाउ दिस एलजीडी इज एक्चुअली अ चैलेंज। सो सबसे पहले अगर इसकी जो मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म है, अगर आपके पास डेटा है
तो आप ये करें, आप सिक्योरिटी को तो छोड़ दें कि क्या सिक्योरिटी थी, आप सिर्फ ये देख लें कि पिछले 5 साल में मेरे कितने लोन्स डिफॉल्ट हुए, फिर उनसे मेरी कितनी वैल्यू रिकवर हो गई थ्रू हाउ एवर इट इज, मतलब वो कोर्ट्स के थ्रू हुई, वो कैसे भी हुई, बस पैसा आ गया, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। सो जब वो डिफॉल्ट हुआ था तो 100 मिलियन था, जब वो मुझे वापस मिला तो अगेन मैं कहता हूँ 50 मिलियन मुझे वापस मिल गया इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। उसके ऊपर मैंने लीगल कॉस्ट कितनी इनकर की। अच्छा, अब जो लीगल कॉस्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि उसका डेटा मौजूद नहीं होता बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हम क्या करते हैं, हम एक एजम्पशन ले लेते हैं कि 3% ऑफ द रिकवर्ड अमाउंट फॉर एग्जांपल। सो हम इस बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसी एजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि रिकवरी कॉस्ट एंड लीगल कॉस्ट दोनों मिला के 3% हमने लगा दी या 1.5 लगा दी। सो वो आपकी रिकवरी कॉस्ट में आ जाता है, आपका जो लीगल कॉस्ट हमने उस पर लगा दी। और अगर आपके पास हर क्लाइंट की लीगल कॉस्ट मौजूद है जो कि अल्टीमेटली आपको करनी है आगे जाके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप एक्चुअल कॉस्ट पे काम करोगे। हाँ जी, वो आपकी रिकवरी को इम्प्रूव करेगा। सो अगर आपने लेट पेमेंट चार्जेस किसी से लिए हैं तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू लॉस था वो एक्चुअली वहां से कवर हो गया। सो आपका रेट बड़ा इंप्रूव हो जाएगा और आपकी एलजीडी कम आएगी। सो नॉर्मली जिस तरह हमारी कंपनी है ना, एक तो कॉस्ट ऑफ फंड है, हम जो एलपीसी लेते हैं वो बहुत ज्यादा है, जी जी, तो आपकी तो एलजीडी बहुत कम आएगी ना, फिर आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट नेचुरली कम हो जाएगा क्योंकि आपने एलपीसी से जो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में लॉस है उसको कम कर दिया। सो अगर आपने उससे एलपीसीज लिए हैं लेट पेमेंट चार्जेस, तो वो आपकी रिकवरी का पार्ट बनेंगे और वो आपकी एलजीडी को बेहतर कर देंगे। सो वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डेटा में, वो तो आपको हिट करते हैं। सो अगर आपके पास ये चार्जेस का ब्रेकअप मौजूद है तो वो फिर आपकी एलजीडी को खराब करेंगे क्योंकि वो तो आपको कॉस्ट किए हैं, अलाउ नहीं है। जी जी जी, अच्छा आप उससे लेते हैं, वो भी आप एलजीडी में डालें। मैं समझा जो आपको इनकर हो रहे हैं को नहीं, अगर आप ले रहे हैं तो फिर तो आपकी एलजीडी बेहतर होगी। जितनी रिकवरी आपने फाइनेंशियल मॉनिटरी टर्म्स में की है वो आपकी एलजीडी को बेहतर करेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सारी चीजें कैप्चर करें। अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ दिस, ठीक है, सही है, मैं सिस्टम की, हाँ चलें, अगर सिस्टम में है तो फिर तो बहुत अच्छा हो गया ना, तो फिर तो आपकी रिकवरी से वो उसमें आ जाएंगे। अगर नहीं है तो डलवा दें, बिल्कुल। अच्छा, इन एब्सेंस, अब ये सब हमारे पास नहीं है, अगर रेगुलेटर हमें देता है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज स्टेट बैंक ने हमें एक प्रोविजन दिया था, उसने कहा एक सर्टेन डेडलाइन है, उस वक्त तक तो आप अपना मॉडल तैयार करें, वो गुजर चुकी है बाय द वे, लेकिन जब तक वो तैयार नहीं होता तो इनिशियली यू कैन यूज 45% फ्लैट फॉर सिक्योर्ड लोन्स एंड 75% फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स। तो उसने आपको 2 परसेंटेजेस बता दी। आई एम श्योर अगर आपके पास नहीं है डेटा तो आप कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, और आपका रेगुलेटर भी आपको यही कहेगा, आई कैप भी यही सजेस्ट करेगा, बिकॉज दीज नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम आई कैप। ये जो 45% है, ये जो हमने शुरू में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था ECL इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, जो अभी हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इनटू LGD, ये LGD है, और EAD जो उसका एक्सपोजर है डिफॉल्ट है। सो ये उस इक्वेशन में 45%, अच्छा 45% आपको 45% इज लॉस गिवन, मतलब जब भी मेरा 100 रुपए का डिफॉल्ट होगा उसमें से मेरा लॉस 45 रुपीज होगा, मुझे 55 मिलेगा। सो यस, थोड़ा ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कि एंटिटी कैसी है। वैसे जो हमने देखा है वो ये है कि जितने बैंक्स में भी जो बात हुई है, जब वो अपना डेटा बनाते हैं और मॉडल बनाते हैं ना, तो इट कम्स टू अराउंड दिस लेवल। अब जो बाजल ने ये नंबर सजेस्ट किया है तो उसने दुनिया भर के बैंकों से डेटा लेके किया होगा, तो अब जब उसने किया है तो वो यकीनन आपका भी नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे इससे थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन इट विल कम टू अराउंड। जी जी, बिल्कुल डिफर करेगा। सो यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन जिनकी रिकवरी टीम बहुत अच्छी है और जिनकी रिकवरी एफर्ट्स की वजह से रिकवरीज अच्छी होती हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे, और जिनकी नहीं है उनको पेनलाइज किया जाएगा और वो ज्यादा उनको रिकवरीज उस पर लगानी पड़ेंगी।
नहीं, एलजीडी इज फ्लैट, एलजीडी तीनों स्टेजेस में सेम होगा, एलजीडी तीनों स्टेजेस में सेम होगा जी। जी 12 मंथ्स के वो अभी, अगर अगले स्टेप में मैं वो कैश फ्लोस पे भी बात करूंगा ना, तो यू विल गेट अ क्लियर व्यू कि हम क्या उस पे बात करें, वो उस पे अब हम आ रहे हैं आगे। सो वी आर रैपिंग अप। सो ये हमारा एलजीडी यहाँ पे खत्म हो गया, और वो 45% वाला मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ईएडी में एडजस्ट कर दें जो लीज की मनी है, या एलजीडी में एडजस्ट कर लें, वो इट्स अप टू यू कि आपने कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अपसाइड और डाउनसाइड के 3 सिनेरियोज भी मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी रिक्वायरमेंट है। आप 70 बेस केस और 30 डाउनसाइड रख लें, आप 50-50 रखें। ये भी, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स मौजूद हैं, और रेगुलेटर आपको कहता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करो, बट इन एब्सेंस ऑफ दैट आप सब्जेक्टिवली मैनेजमेंट कंसेंट से इसको यूज कर सकते हैं और अपनी परसेंटेजेस रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये क्लाइंट है, एक हाइपोथेटिकल क्लाइंट है, और हम अज्यूम करते हैं कि सितंबर 30, 2022 पर कंपनी एक्स पे हमारा एक्सपोजर था 8.3 मिलियन, इसकी रेटिंग थी 5+। इंटरेस्ट रेट, अब ये इंटरेस्ट रेट भी एक तो वो होता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट होता है जिसपे हमने उसको लोन दे दिया। IFRS 9 कहता है आपने वो इंटरेस्ट रेट नहीं यूज करना, आपने यूज करना है उसका IRR। सो अगर वो क्लाइंट पेमेंट डिले करता है, टाइम से नहीं करता, तो IRR कम हो जाएगा, और अगर वो टाइम पे कर रहा है तो IRR वही रहेगा जहां पे इंटरेस्ट रेट्स हैं। और फिर अगर आपने काइबोर बेस्ड लेंडिंग की हुई है तो वो लेंडिंग IRR जाहिर बात है एवरेज होके आएगा, क्योंकि हर टेनर पे रेट चेंज हो रहा है और IRR चेंज। सो यहाँ पे IRR आपने यूज करना है, इंटरेस्ट रेट यूज नहीं करना। नॉर्मली स्टार्ट में लोग इंटरेस्ट रेट ही यूज करते हैं, फिर अपना सिस्टम अलाइन करना पड़ता है आपको। अच्छा, IRR में एक और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने अगर क्लाइंट से कोई अपफ्रंट फीस ली है, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस लिए हैं, तो उसको इसका पार्ट बनाना है, बिकॉज वो भी क्लाइंट से आपकी इनकम है। सो वो इनकम में आ जाएगा। सो मैंने उसको 200 मिलियन का लोन लिया, उससे मैंने 2 मिलियन अपफ्रंट प्रोसेसिंग फी ले ली, सो वो मेरी पहले दिन ही इनकम बन गई। सो मैं जो कैश फ्लोज बनाऊंगा, फिर आगे उससे प्रिंसिपल आया, इंटरेस्ट, सो मैं उस पूरी सीरीज का IRR कैलकुलेट करूंगा। सो वो IRR है आपका 7.57, लेट्स अज्यूम दैट। सिक्योर्ड लोन है, क्वार्टरली रीपेमेंट है, और आपका मैच्योरिटी डेट है 2025 की। अब अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि अगर ये स्टेज 1 क्लाइंट होता तो क्या होता। ये हमने उसका शेड्यूल बना लिया, तो हम 7 सितंबर 2022 पे खड़े थे। दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर, अगले 1 साल में इसने मुझे 4 पेमेंट्स करनी है। जब हमने स्टार्ट किया तो ओपनिंग बैलेंस था 8.2 मिलियन। अगले 1 क्वार्टर में 1,80,000 रुपए का मार्कअप इसके अंदर शामिल हो गया, और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मेरा बन गया 8.4 मिलियन, 8.2 प्लस 180 मिलियन मिला के। उसने मुझे सिर्फ मार्कअप पेमेंट की है, प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करनी। तो मैंने तो जो EAD था वो 8.4 मिलियन था, इसकी PD जो थी वो 2.54%। अब ना ये जो 2.54% है, ये साल की PD नहीं है, ये क्वार्टर की PD है। आसान अल्फाज में, अगर मेरी साल की PD 10% है, तो क्वार्टर की PD 2.54 लगेगी, बिकॉज मैंने उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। ये स्ट्रेट डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता, बट रिजल्ट सेम ही आसपास आएगा। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो PD को आपको वो करता है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दोस कॉम्प्लेक्सिटीज। सो अभी हम समझ लेते हैं क्वार्टर की PD इज 2.54, और उस पे जो ECL हमने कैलकुलेट किया वो हमने PD हमारे पास है, LGD हमारा 45 है, और EAD हमारे पास आ गया। सो हमने इन 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। सो 8.54 मल्टीप्लाइड विद 2.54 मल्टीप्लाइड विद 45%, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सिक्योर्ड पे हम 45% फ्लैट यूज करेंगे। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 95,000 का एक्सपोजर एट डिफॉल्ट आ गया, सॉरी ECL आ गया बेस केस में। फिर हमने जो हायर PDs थी, डाउन साइड में अगर आप देखें तो 2.54 से वो बढ़ के 2.69 हो गई है, और अपसाइड में 2.39 हो गई है, वही PD। सो हमने रिपीट करी ये कैलकुलेशन फॉर अपसाइड, डाउन साइड एंड बेस केस। अच्छा, इसमें जो हमारा ECL बनेगा, ECL इज अ सम ऑफ कैश फ्लोज फॉर ऑल दीज 4 पेमेंट्स ड्यूरिंग 1 ईयर। सो वो
बेस केस में 382,000 है, डाउन साइड में 418,000 है और अप साइड में 345। तो ECL आप देखें, अगर हालात खराब हुए तो बढ़ जाएगा, अच्छे हुए तो कम हो जाएगा बेस केस से। हमने उसका वेटेड एवरेज लिया जो भी मैंने पीछे दिखाया था 70% और 30%। सो हमारा इस क्लाइंट पे ECL आया 392,000 का। सो दिस इज हाउ वी अराइव्ड एट ECL ऑफ स्टेज 1 है और प्रॉपरली पे करेगा। वी आर एंटिसिपेटिंग कि वो प्रॉपरली पे करेगा। अगर आप आगे चले जाते हैं अगली स्लाइड पे, लेट्स अज्यूम यही क्लाइंट स्टेज 1 से निकल के स्टेज 2 में आ जाता है। अब ये खराब हो गया। अब जो हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि लाइफ टाइम कैश फ्लोज, ये हमने उसका पूरा शेड्यूल उठा लिया 2025 तक का। वही प्रोसेस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स अंटिल 2025 अप्लाई किया, तो आप PD देखें, ECL देखें, डबल हो गई। वहां पे 3 लाख समथिंग आ रही थी, यहाँ 6,09,000 आ रही, ऑलमोस्ट डबल हो गई। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट फ्रॉम 300,000 टू 600,000, जो कि आपका आता है बिकॉज ऑफ स्टेजिंग, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने पे। सो ये है। अच्छा, अब अगर यही क्लाइंट हम एज्यूम करते हैं स्टेज 3 में चला गया, आप डिफॉल्ट कर गया, 90 दिन क्रॉस कर गया, अगली स्लाइड पे आ जाए। फिर आपकी कैलकुलेशन वाली लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। मार्कअप लाइक आई सेड, हमारे रेगुलेटर्स ने मना कर दिया है, उस पर मार्कअप सस्पेंडेड ही रहेगा। तो हमने EAD लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 45% से। ठीक है, PD तो अब है नहीं ना, डिफॉल्ट तो कर गया। सो पहले तो था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, नाउ देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। सो रिस्क उस वक्त तक होता है जब तक अनसर्टेनिटी रहे। अब देयर इज नो अनसर्टेनिटी, थिंग्स आर सर्टेन। उसने डिफॉल्ट करना था, वो कर गया। अब प्रोबेबिलिटी इज 100%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इसकी कैलकुलेट नहीं होगी। अब आपने सिंपल ये करना है कि उसने मेरा 8.3 मिलियन देना था, 45% मेरा लॉस होने वाला है, 3.7 मिलियन का प्रोविजन मैंने यहाँ पे बुक कर लेना है। अब यहां पे कोलेटरल का बेनिफिट इज इन फॉर्म ऑफ LGD। ठीक है, जो LGD आप ले रहे हैं वो कोलेटरल का बेनिफिट है। सो सुबह आपका एक क्वेश्चन था कि हाउ देन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो स्टेज 3 की प्रोविजनिंग है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड आपको कहता है 90 दिन से 180 दिन में आपने प्रोविजन बुक ही नहीं करना। मुझे सही से याद नहीं है, बट फॉर एग्जांपल 180 दिन के बाद आपने 25% करना है और 365 दिन के पास आपने 75%। सो वो परसेंटेजेस उन्होंने फिक्स बता दी हैं। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपने 45% रखना है, वो आपने डे 1 से रखना है कि आपको बेनिफिट 45% का ही मिलेगा। एग्जिस्टिंग वाले स्टैंडर्ड्स में आपको FSV का बेनिफिट भी अलाउ होता है। सो इवन अगर आपने 100% प्रोवाइड कर दिया और आप FSV का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको वो बेनिफिट मिलता रहेगा, और फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो FSV का बेनिफिट भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे उसका भी कोई सिलसिला नहीं है। सो आइडियली स्पीकिंग देन आप IFRS 9 स्टेज 3 में किसी क्लाइंट की अगर प्रोविजनिंग बुक करने के लिए जाते हैं तो आपकी प्रोविजनिंग नॉर्मली हायर ही होगी। जैसे वो क्लाइंट 90 डेज में एंटर होगा, आपकी प्रोविजनिंग IFRS 9 में रेगुलेटरी प्रोविजनिंग से हायर होगी, क्योंकि वहां तो प्रोविजन हुआ नहीं है, फिर 50 हुआ, 25 हुआ। सो आपका इनिशियली प्रोविजन हायर होगा, आखिर में जाके जब वो क्लाइंट मैच्योर होके वो वाली स्टेज पे आ जाएगा जहां रेगुलेटर ये कहता है 100% प्रोवाइड कर दो, वहां पे IFRS 9 कम हो जाएगा, 100% प्रोवाइडेड ज्यादा हो जाएगा। सो हमने स्टेट बैंक में भी ये बात की थी कि जब एक नया स्टैंडर्ड आ रहा है और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड डे 1 पे प्रोविजनिंग बुक करने का नहीं कह रहा, लेकिन वो कहता है डिफॉल्ट होने के बाद करना है, ये स्टैंडर्ड डे 1 पे भी बुकिंग करवा रहा है और डे एंड पे हमें थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है LGD का, तो लेट अस यूज दैट। स्टेट बैंक ने कहा वी आर नॉट कंफर्टेबल नाउ, लेकिन लेट्स गेट दिस इंप्लीमेंटेड, कुछ टाइम हमें दें, हम देखते हैं कि ये हाउ दिस थिंग्स विल वर्क आउट, फिर हम आपको ये हायर ऑफ द टू खत्म कर देंगे। सो फॉर नाउ इट्स देयर एंड मे बी SECP की भी यही अप्रोच होगी, बिकॉज साथ ही काम करते हैं। सो हाँ, सो वो जब एक टाइम आएगा कि इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपके मॉडल से कंफर्टेबल होंगे, देन दे विल रिवर्स दिस और आपका IFRS 9 का प्रोविजन विल प्रिवेल एंड ऑफ द डे।
सो ये ECL के ऊपर प्रोविजन है। अब इसमें जो चैलेंजेस हैं वो उस पे हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं, बट आई वुड अगेन से कि सिस्टम की हेल्प के बगैर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगी। आप कर भी लेते हैं, आपको टाइमिंग्स मीट करना, डेटा की रिलायबिलिटी, उन कैलकुलेशंस की रिलायबिलिटी, ये हमेशा क्वेश्चनेबल रहेंगी जब तक आपका डेटा सिस्टम से एक उससे गुजर के नहीं आ रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट दीज थिंग्स इम्प्लीमेंटेड ऑन सिस्टम, और आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो आप उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके सारे कैश फ्लोज आपके सिस्टम में मौजूद हों। आपने उससे फीस ली है, वो सिस्टम में आनी चाहिए। आपने उसको किसी भी किस्म का कोई डिस्काउंट दिया है, वो सिस्टम में आना चाहिए। लेट पेमेंट चार्जेस सिस्टम में आने चाहिए, तब जाके आपके पास IRR आएगा। आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऑडिटर इसको एक्सेप्ट भी करेगा, लेकिन वो जाता हुआ आपको 6-7 पॉइंट्स एक रिपोर्ट में लिख के दे जाएगा कि EIRR मौजूद नहीं है, EIR आपका रेटिंग मॉडल बनाना है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे जाना है। फिर आपको वो टाइम मिल जाएगा कि आप उस टाइम के अंदर वो सारी शॉर्टेजेस को पूरा करें और इसको मजीद प्रोसेस को बेहतर करें। सो दिस इज इट फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। जी 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 बिल्कुल करता है, करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ये लीजिए। अच्छा, एक तो जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा एक हमें अच्छा ओवरव्यू दिया जी जी कि जी क्या क्या मतलब इस लिमिट क्या है स्काई की ना। हम तो बहुत हल्का फुल्का समझ रहे थे, लेकिन ये इसमें एक चीज तो जो मुझे आज ये समझ में आई है कि अभी हमने इनिशियली एक बहुत सिंपल एक मॉडल देखा था हमने, तो मेरा अपना ख्याल है वो जो मॉडल है फर्दर टाइम तो शायद हमें स्टार्ट करने के लिए तो वो हो जाए, लेकिन इस तरह के सिंपल मॉडल जो ना IFRS 9 के स्पीड को कंप्लायंट नहीं होंगे और हमें जो ना वो दोबारा इस तरह के मॉडल पे ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सो आपको ओवर द पीरियड अपने आप को एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है। तो हमने आपको तीनों अप्रोचेस इसलिए बताई कि इट्स अ ग्रेजुअल थिंग, आपको ग्रेजुअली अल्टीमेट अप्रोच के ऊपर जाना है जो फाइनली ऑडिटर्स को एक्सेप्टेबल होगी। वो फर्स्ट वाला तो जो हमने सुबह जो देखा था फर्स्ट मॉडल, आपका वाला मॉडल नहीं जो जी गए थे, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। वो एक बेसिक अप्रोच है जो कि जाहिर बात है मे बी राइट नाउ इट कुड बी एक्सेप्टेबल, बट जैसे जैसे वो फिर ऑडिट आएगा, अभी तो डेडलाइंस भी नहीं है ना, जब डेडलाइंस मीट करनी होंगी तो फिर आपको इसको इनहैंस तो करना है। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि ये सिर्फ IFRS 9 की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हमें अपने बिजनेस प्रोसेसेस भी चेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जो मैंने आपको शुरू में सुबह बताया कि आपको वो करने पड़ेंगे, आपको बिजनेस को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि द वे यू डू बिजनेस विल चेंज एक्चुअली। IT सिस्टम अपडेट होंगे, सारी चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। थैंक यू वेरी मच जी। यू आर वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? जी जनाब, अगर जूम पे जो है शिरकत कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, वो अगर सवाल करना चाहें तो प्लीज करें। नहीं वो पूछ लीजिए। जी बेसिकली आज का जो एक्सरसाइज इसका पर्पस ही यही था कि हम एक आपको वे फॉरवर्ड दे दें कि जी ये आपने करना है आगे जाके, सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, सो इट्स अ हेड्स अप कॉल। Yeah, it needs resources, of course, it needs tone at the top to, you know, get things done. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत यूजफुल थी, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, और आपने जहां सवालों के जवाब दिए वहां पे बेइंतहा सवाल हमारे लिए आपने क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन हमें बाहर सूरत ये करने हैं, और ये सारे कुछ एक्सरसाइज ये डिपेंड करेगी दो चीज़ों पे, आप अपना साइज क्या है और आपका पैटर्न ऑफ बिजनेस क्या है। इसलिए कोई चीज़ यूनिवर्सल नहीं हो सकती, हर एक इंस्टीट्यूशन को अपने तौर पे अपना बिजनेस पैटर्न देख के, अपनी प्रैक्टिसेस देख के, अपना साइज देख के उनको मटेरियलाइज करना है। लेकिन तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक तो ये है
कि IFRS के तहत प्रोविजन बाहर सूरत जो रेगुलेटरी था उससे ज्यादा होगी ऑलवेज। और यही एक चीज है जो हमें एज एन एसोसिएशन एज ए सेक्टर वरी करती है, चूंकि हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर पहले ही बहुत बहुत प्रेशर है, और उसकी वजह से चूंकि हमें प्रोविजन तो करनी ही है, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट और कम होते जाएंगे। और दूसरा ये है कि आईटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया इसमें। तो उन इंस्टीट्यूशन का कि जिनके यहाँ स्ट्रॉन्ग आईटी डिपार्टमेंट्स नहीं है, they will have to generate, they will have to create very strong IT departments. और तीसरा ये है कि मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी will have to go through a बिल्कुल diverse situation. बोर्ड को, मैनेजमेंट को, they'll have to equip themselves with the latest knowledge, with the new factors. इसलिए कि जो आज से 4 साल पहले था अब नहीं चलेगा। So we are living in a process of change. लेकिन आपकी और दानियाल की प्रेजेंटेशन बहुत यूजफुल थी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद अस। और हमें इसलिए भी अच्छा लगा है कि आप भी बेसिकली एनबीएफआई की वो कॉन्टेक्स्ट में आपने सारा किया, हालांकि स्टेट बैंक से सब चीज़ें ली हैं आपने। एससीसीपी के पास अभी इतना डेटा नहीं है, लेकिन एससीसीपी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमेशा स्टेट बैंक को फॉलो करता है। तो आपने अगर स्टेट बैंक का माइंड ले लिया है, वहां से डायरेक्शन ले लिए हैं, तो एससीसीपी विल फॉलो इट। जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि आप हमें एक वर्किंग पैटर्न बना के दीजिए ताकि एज एन एसोसिएशन हम उसको रेफर कर सकें रेगुलेटर को, उसमें फिर आपकी हमें बहुत हेल्प की जरूरत होगी। हम तो समझ आएंगे, रेगुलेटर को समझाने के लिए बहुत जरूरत होगी। हाँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत जरूरत होगी। तो आई होप दैट योर हेल्प विल बी अवेलेबल। और मैं आखिर में आपका जी नहीं, चलिए मैं इनका शुक्रिया नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा ना, तो लेट मी स्पीक व्हाट आई वांट टू से। और इज्जत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट यूज किए। और सबसे बड़ी बात ये एसोसिएशन के लिए कि आपके मेन स्पीकर्स ने आपसे कुछ चार्ज नहीं किया है, इस फ्री ऑफ चार्ज। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही प्रेजेंटेशन आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमसे आप करते, यू वुड हैव स्पेंट मिलियंस। तो ये आई वांट टू रिकॉग्नाइज इट, आई वांट टू एक्नॉलेज इट, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। और इसी तरह से समी साहब ने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत शुक्रिया समी साहब आपका। और आपकी ये मदद जो है वो कंटिन्यूस हमें चाहिए। और मुझे आज बेइंतहा खुशी हुई है कि हमारे चेयरमैन साहब तशरीफ लाए, सारी देर में बैठे, उन्होंने सवालात किए। आपका बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपनी हेल्थ के हैजर्ड्स के बावजूद यू हैव बीन वेरी काइंड, और ये हमें बहुत इनकरेजमेंट देती है फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब बस मुझे इतना ही कहना है। तो आप जितने भी कंसर्न्स है ना, जिस तरह आपने ये कंसर्न भी शेयर किया कि विच एवर इज हायर वाला, तो ये रिकमेंडेशन ठीक है। स्टेट बैंक के साथ तो आपने इस इशू को टेकअप किया, और उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के बाद वो दिल गिव इट अ थॉट। ये एससीसीपी के लिए भी डालें, ठीक है। सारे कंसर्न्स जो भी अराइज होते हैं ना, वो आप शेयर कीजिए, वो हम एससीसीपी को फॉरवर्ड कर देंगे, और साथ आपको उसमें रिसोर्स पर्सन बना देंगे कि अगर एससीसीपी ने इस बारे में मजीद कुछ वो इंक्वायर करना है तो फिर वो आपसे कांटेक्ट कर ले। ये जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो फ्री ऑफ चार्ज के तो वो भी आप कुछ, आपको अगर कोई इंडस्ट्री एवरेजेस चाहिए या एससीसीपी से आपको कोई वो चाहिए कि वो नंबर्स हमें वो बता दे, तो वो भी आप लिख दें उसके अंदर, कि हम वो भी उनसे बात कर लेंगे। जी
दानियाल साहब ने बैंक ऑफ पंजाब में जब काम किया तो इन्होंने वहां पर जब पूछा गया तो 6 मिलियन चार्ज कर रहे थे, जो कि इन्होंने वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट करके वहां पर ये जब ये वहां काम कर रहे थे, बहुत बहुत बड़ा काम किया। 6 मिलियन चार्ज हो रहे थे लेकिन उन्होंने काम करके दिया। इन दोनों ने अपने यस आपस में अपने खुद देश में माफ कर दिया। अभी तक शर्मा जी ने बुलाया क्यों नहीं? अच्छा अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। और ऐसा है कि चूंकि IFRS 9 लास्ट सितंबर में जाके ये डेफर हुआ था और 2024 से आपको मालूम है जून से ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी तनाजुर में हमने एक कंपनी है सेंचुरी 21, उनसे बात की थी कि कोई एक्सेल बेस्ड जो कि यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से कर सकें। पहले तो वैसे ही इतना सब्जेक्टिव है और डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, तो और अगर साथ में सॉफ्टवेयर भी आ गया तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो बना लें, उन्होंने वो बनाया था, वो हमसे शेयर करेंगे। और उन्होंने एक और भी ऑफर की थी कि ये हम मॉडल आपको बना के दे देते हैं। एक चीज और भी मैं बताता चलूं कि इनसे हमने कहा था कि हमारे जो मुदारबाज हैं उनके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, तो वो प्रोविजन आपने जरूर रखनी होगी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फाइनेंस की रख लें, आप ट्रेडिंग की भी रखेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग की भी सारी रखेंगे, उसके साथ उन्होंने कहा कि हाँ वो प्रोविजन होगी। वो उन्होंने उसके ऊपर बना लिया है। उनको मैं दावत देता हूँ, महमूद साहब और शहरियार साहब प्लीज। तो ये एक्सेल बेस्ड है सारा। और एक चीज और बताता चलूं हम अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि जूम पे भी हैं और यहाँ पर, कि हम जो ये रिकॉर्डिंग हुई है ये सारी शेयर करेंगे अपने एक लिंक के साथ जो हम प्लेस कर देंगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है? क्योंकि फाइल बहुत बड़ी होगी तो वो ट्रांसफर करना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम वेबसाइट पर रख लेंगे लिंक को, वहां से आप वो उठा सकते हैं। ये महमूद साहब जो हैं ये हमारे सेंचुरी 21 में काम करते हैं। ये बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं वहां पर, और इनकी कंपनी ही यही सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। और इसीलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की थी। जी आ रहे हैं, आ गए आप। सिस्टम से लगाने के लिए जो ना थोड़ा सा उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि अगर या तो यूएसबी लगा दे तो मैं प्रेजेंटेशन दे देता और फिर फर्दर लगा दूं। हाँ यूएसबी लगा दूं। यूएसबी को कह रही लगनी सर। हाँ जी, जब तक ये शुरू कर रहे हैं मैं थोड़ा सा ऐसा ओवरव्यू दे दूं। हमारी कंपनी जो है वो सेंचुरी 21 तकरीबन कोई 2 डेकेड से सॉफ्टवेयर बिजनेस में हम लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी फार्मास्यूटिकल के साथ है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से, और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हम सबको एड्रेस कर रहे हैं। हमारा मेन जो मेन कोर ऑफ बिजनेस है वो, उसमें हम फाइनेंशियल एप्लीकेशन को बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें हमारे फाइनेंशियल एप्लीकेशन में हमारे पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अलावा फिक्स्ड अकाउंटिंग, पेरोल्स और इन्वेंट्री, ये सारे बिजनेस को हम अलग अलग मॉड्यूल्स की शक्ल में बनाते हैं। अच्छा, हमारी इज्जत साहब से और समी साहब से मतलब तकरीबन कोई सिचुएशन है तो मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो इन्होंने बताया था कि ये IFRS 9 का एक इम्प्लीकेशंस हो रही है। आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेल बेस्ड हैं, जिसमें एक्सेल पे प्रोविजन चल रही है। हमारे सिस्टम के अंदर जैसे अभी बताया कि डाटा की भी है, तो हमारे पास प्रोविजन मौजूद है कि अगर आपके पास डाटा एक्सेल पे है तो वो भी हम थ्रू कर सकते हैं, और एक सिस्टम को एक डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर एवरीबडीज नीड। कि अगर आप फर्स्ट करने के एसोसिएशन मेंबर हैं, अगर आप अक्रॉस द बोर्ड एक किस्म की कोई चीज़ चाह रहे हैं जो आपको थ्रू आउट मिले, तो हम मिल के एक सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं थ्रू योर एक्सपर्टीज। अभी इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल बनाई हैं, तो खासतौर पे जो आपके एरिया में जो हमने IFRS 9 को थोड़ा बहुत स्टडी किया, हमारी तो इतनी वो नहीं थी चाह तो रहे थे कि पहले हमारा एक सेशन हो जाता,
मगर हमने अभी तो ये देखो उसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का एक बहुत बड़ा एरिया है जो मतलब जिसको फुलफिल करना और जिसको एड्रेस करना आपकी वक्त की नीड है। हाँ, तो वो हमने उसको थोड़ा सा वो किया है, हम उसको थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से वो सिस्टम के अंदर हम उसको ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। तो मेरी अगर सिस्टम चल जाता है तो मैं उसको एक डेमो करके आपको एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन भी चला के दिखा सकता हूँ। हाँ, और उसके अलावा ये भी आपकी ये चीज है। किसका नहीं, हम अभी टेक्निकली वैसे तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तो किसी को एड्रेस नहीं करें, मगर जो चीजें हमने देखी हैं वी आर एट पार 80-90% एटलीस्ट क्लोज टू योर व्हाट यू रिक्वायर्ड इज, सो वी कैन वर्क ऑन इट। सारी सी बात जो आपकी सिस्टम की नीड है, जो मेरी इस हिसाब से भी कि एक्सेल बेस आप लोगों का सिस्टम आप लोग उससे निकल रहे हो, हर कोई की एक नीड है, मतलब ओवरऑल अक्रॉस ये दुनिया में एक इंस्टीट्यूट मतलब हर जगह ही पे जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी इन्होंने भी एड्रेस किया कि बहुत सारी जगहों पे एक्सेल जो होता है वो उसकी लिमिटेड होती है और बहुत सारी चीजें होती है। तो गोइंग मतलब फॉरवर्ड तो यही एक वो है कि जिसमें अगर हम सिस्टम को इस तरीके से और थ्रू योर एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस अगर हम उसको जनरेट करेंगे तो विद इन नो टाइम हम उसको जैसा आपकी जो गाइडलाइंस हैं उसको मीट कर सकते जी जी जी। हमारे पास कस्टमाइजेशन की जो हमारा जो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल सिस्टम तो जाहिर सी बात है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड 80-90% जो है ना सेम ही होती है टर्म्स के लिए और उसके लिए जो होती है वो तो हमारी जो सुपरविजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए ही बनी हुई है, तो उसमें तो हमें कोई ऐसा एरिया नहीं है जो हम समझते हो कि हमें कोई ऐसी वो हो। मगर जाहिर सी बात है कि जो आपकी एक अपनी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक नेचर ऑफ बिजनेस है वो जाहिर सी बात है एड्रेस करने के लिए हमें थोड़ी सी आपकी रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए होंगी और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम चाहिए होगा थोड़ा सा। और इसमें एक और भी था इरफान से जब मेरी बात हुई इस बारे में तो इरफान ने कहा कि जी जब सिस्टम हमारा बन गया सीएल वाला तो उसमें फिर हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स जिसमें सिस्टम बनाया वो ऑडिटर डिफरेंट थे और आपके जो एक्सटर्नल ऑडिटर थे कई चीजें जो है फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की या उन पे उन्होंने ये इशू है Direct- आपको आज जितने direct टेक्नोलॉजीज बताई हैं चीजें बताई हैं वो हमने अपने बेस्ट उस पे तो आपको बता दी ये था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको करने के 10 तरीके और भी हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने आपको जब हमने पीडीज कैलकुलेट कर ली उनको फॉरवर्ड लुकिंग सारों को एक ही तरह से किया। अब सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग करने के लिए 2 से 3 मेथोडोलॉजी तो जब ऑडिटर आता है आपने उसको कन्विंस करना है कि हम ये कर रहे हैं और अगर वो उसको मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो चेंजेस करता है। तो इरफान साहब के केस में ये यूज भी दूं कि एक ऑडिटर ने पहले पूरा करके दिया था, जब वो ऑडिटर चेंज हुए आफ्टर 5 इयर्स तो वो दूसरे वाले ने आके बोला कि नहीं मैं इसको पूरे मॉडल को रिव्यू करूंगा, नहीं करवाया था उसने पूरा अपना कंफर्ट लेके रिव्यू किया उसके अलग से वो पूरे असेसमेंट करते हैं कि जी इस मॉडल से ही काम कर रहा है। क्योंकि मैं चाहता था कि सेंट्रल एक्शन में हमारे वो मेंबर्स नहीं जिन्होंने अडॉप्ट किया है अगर उनके कोई कंसर्न है वो आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल वो बात में किसी ने भी पार्टिसिपेंट ने कोई ऐसा कंसर्न रेज नहीं किया। चलिए बताइए।